अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। वीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बस क्या ही कहें, बहुत सारी उम्मीदें थी जिन पर पानी फेर दिया गया। अफ़गानिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ। बदतरीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और एक बहुत ही मामूली स्कोर जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान की जानिब से इतना मामूली स्कोर होगा और विकेट्स भी नहीं ली जाएंगी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वो एक रजिस्टर्ड और एक बहुत एक्सपीरियंस टीम है, तो वो एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आया आज। ऑल्दो राशिद खान बहुत ज़्यादा नाउमीद नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको खुशी थी कि एटलीस्ट वो सेमीफाइनलिस्ट बने हैं। जब भी कभी जिक्र होगा वर्ल्ड कप का तो उसमें सेमीफाइनल्स की बात होगी तो अफ़गानिस्तान का नाम उसमें लिया जाएगा। और होपफुली जहां वो सेमीफाइनल्स में गए हैं, क्या पता कि 2026 में वो अगेन सेमीफाइनलिस्ट भी हों और फाइनलिस्ट भी हो जाए, क्योंकि आपकी कोशिशें रंग ले आती हैं। बट द वे अफ़गानिस्तान प्लेड वाज नॉट दैट, इट वाज नॉट अफ़गानिस्तान, आई मस्ट से, कि लग नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी भी करते रहे, बल्लेबाजी भी करते रहे। मतलब गुरबाज के बारे में अगर हम बात करें तो एक टूर्नामेंट का एक हाई स्कोरर प्लेयर इस मैच में बिल्कुल कुछ ना कर पाया। कहीं ना कहीं शायद वो मैच फिट नहीं थे और यही एक एलिमेंट था जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के पास अगर कोई वीक पॉइंट है तो वो उनकी बैटिंग है और वो उनका मिडिल ऑर्डर है। बिकॉज उनका टॉप ऑर्डर अगर चल जाता है, गुरबाज और ज़ादरान अगर चल जाते हैं तो आप देखेंगे एक सारी कहानी बदल जाती है। लेकिन दोनों ही चल ना पाए तो फिर उसके बाद कोई उनका साथ ना दे पाया। तो वही पाकिस्तान वाली सूरत हाल कि आपका अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं नहीं चल पाता तो फिर उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती चली जाती हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन वी आर ग्लैड कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में हम देख सकते हैं उसको, उसने अपना प्रूव किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं हैं कि वो फाइनलिस्ट बने और इसमें कोई शक नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि हो सकता है कि वो ट्रॉफ़ी भी ले जाएं। बिकॉज द वे they have achieved that, they actually deserved that, वो डिज़र्व करते थे। जिस तरह से मतलब एक हिस्ट्री में उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए, एक उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो कितने ईगर हैं, कितना उनका एक उसके ऊपर एक ऐसा एलिमेंट था उनके अंदर कि उनको वो जीतना था किसी भी तरह। उनको ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया उन्होंने, कि उनको लगा कि आगे ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके मुकाबले का नहीं है, तो उन्होंने उसके ऊपर पूरा डोमिनेट किया। So the way they did was really amazing. जी, साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से खेला है आज, बहुत ही क्रशिंग विक्ट्री है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। और आप कह रही थी कि अफ़गानिस्तान जीत जाएगा, कादिर साहब भी कह रहे थे और हाँ। मैं श्योर था कि 75% मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका। और जो अटैक इन्होंने शो किया आज बहुत क्लासी था। आप देखें बॉलर्स ने बिल्कुल ही डिसमेटल कर दिया अफ़गानिस्तान को। और हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो प्लस पॉइंट है उनके ओपनर है और उनकी बॉलिंग है। ऑब्वियसली ओपनर्स आज जो है वो डगमगा गए और क्रेडिट देना पड़ेगा मार्को जेनसन को, तब्रेज़ सबशी को, एड्रिक नोरकिया को और रबाडा को, कि हर बॉलर ने अपना पार्ट प्ले किया। अभी तो केशव महाराज ने बॉलिंग करानी थी जो कि उनके स्टार स्पिनर है। तो आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका बहुत रश में था कि ये मैच जल्दी से ये ख़त्म करे और फाइनल की टिकट हासिल करे। और इसके अलावा फिर जल्दी जल्दी से वो बारबूटी खाए। अब बारबूटी जो है साउथ अफ्रीका की नेशनल डिश है वीरम, और इसका जो है रोमन हिस्ट्री से इसका एक ये रोमन अंपायर्स के दौर में खाई जाती थी। तो एक्चुअली क्या है ये, मैंने नहीं सुना कभी इस डिश के बारे में। मतलब ये चिकन वगैरह ही होता है, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी होती है। ठीक है, मतलब नॉन वेज। हाँ सही। तो वो अब इंजॉय शायद करने थे उन्होंने। लेकिन अब मैच में वापस अब आते हैं तो आप ये देखें कि पिच बहुत आसान नहीं थी, बहुत ट्रिकी पिच थी। और कमेंटेटर्स कह रहे थे कि फ्लफी ग्रास है उस पर, और वो बॉलर्स को सीम भी दे रही थी, मूवमेंट भी दे रही थी। और क्रेडिट है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को, पूरा यूटिलाइज़ किया उसको। और फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, बाकी वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तब्रेज़ सबशी को। उन्होंने 3 आउट किए और तीनों लेग बिफोर विकेट थे, लेग स्टंप पे लाइन को रखा उन्होंने। और अफ़गानिस्तान के किसी बैटर्स को कोई रूम नहीं दिया। गुरबाज और ज़दरान जो कि बिग विग से रहे वो आउट हुए। तो हम ये बात कहते थे कि मिडिल ऑर्डर जो है इनका इतना तगड़ा नहीं होगा। हाँ। और वही बात हुई जिसका डर था
वो तो हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले ही मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गए इतनी जल्दी 57 रन्स पे। और मेरा भी अफगानिस्तान का ना सिर्फ ये वर्ल्ड कप में बल्कि अफगानिस्तान का ओवरऑल T20 में लोएस्ट स्कोर है। और आप ये देखें कि ये भी पहली बार हुआ है किसी सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप्स के किसी टीम ने पावर प्ले में 5 विकेटें गंवा दी हो। और ये भी पहली बार हुआ है कि कोई टीम अगर टॉस हारे और 13 ओवर से पहले जो है टारगेट चेस कर ले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने पावर प्ले में ही स्कोर पूरा कर लिया था, उसके बाद बस चंद ही रन्स बाकी थे जो उनके लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। साउथ अफ्रीका ने तारीख रकम की। और हम बात कर रहे थे ईडन मार्कराम की क़यादत में ये चीज़ हुई 2014 में। ये इन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के लिए जीता और फाइनलिस्ट कौन थे मेरा बोला पाकिस्तान। तो अब मार्कराम के पास पूरा ये मौका है कि इस फाइनल भी जीते। और मैं समझता हूँ अगर अब साउथ अफ्रीका अब भी ना जीता तो शायद कभी ना जीते। सुनहरी मौका है क्योंकि हम बचपन से ये सोचते थे कि ये चौकर्स है और थैंकफुली वो टैग इन्होंने बिठा दिया। फाइनल है और फाइनल में भी ये चीज़ जो है होपफुली वो ख़त्म। अच्छा उमर, फिर भी मतलब आप देखें कि अगर अफगानिस्तान बाहर हो गया, साउथ अफ्रीका फाइनल्स में चला गया, लेकिन फिर भी ओपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उस तरफ इंग्लैंड है या इंडिया है, दोनों ही मुश्किल टीम्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लैंड में देखते हैं तो आपको वहाँ पर फिल सॉल्ट जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आपको वहाँ पर जिस तरह से जॉस बटलर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप बॉलिंग में देखते हैं आपको जॉर्डन या जोफ्रा नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आसान नहीं होगा। और अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में आप देखें कि रोहित शर्मा लास्ट जो उन्होंने किया, डेफिनेटली अगर वो पिछले मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो फिर आप देखें कि आगे उनके लिए साउथ अफ्रीका होता या अफगानिस्तान होता, जो भी टीम होगी मतलब वो तो उसके साथ मुकाबला कर ही जाते। लेकिन साउथ अफ्रीका है, अब उनको अंदाज़ा है कि ये मुश्किल टीम है, ये मुझे ही करना है। तो हो सकता है कि विराट कोहली भी चल जाएं, रोहित शर्मा भी चल जाएं और बाकी उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी एक से बढ़कर एक है। फिर बॉलिंग साइड पर आप देखें कि जिस तरह से अर्शदीप सिंह हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, कोई मौका हाथ से जाने ना देने वाले प्लेयर हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका के लिए फाइनल आसान होगा। गो के वो इस डेफिनेटली कि वो बहुत ज़्यादा उनको होगा इस चीज़ का कि हम जीते हैं फाइनल, हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आगे मुश्किल बहुत ज़्यादा है फाइनल में। देखिए मेरा आसान तो किसी टीम के लिए नहीं होगा और वही टीम जीतेगी ऑन दैट डे जो कि नर्व्स को होल्ड कर पाएगी और अच्छी क्रिकेट खेलेगी अपने हरीफ के मुकाबले में। और साउथ अफ्रीका के पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से वो खेले, आज बहुत मुश्किल विकेट थी। और आप ये देखें कि एक आउट हो गया कॉर्टर डिकॉक का और फजल हक फरूकी को क्रेडिट है, नवीरुल हक को क्रेडिट है। एक बार फिर उन्होंने बहुत उम्दगी से बॉलिंग की पावर प्ले में और 2 अवे स्विंगर्स कराई कॉर्टर डिकॉक को फजल हक फरूकी ने, फिर यकदम ही इन स्विंगर की उन्होंने और कॉर्टर डिकॉक ने कदमों का इस्तेमाल किया और वो बोल्ड हो गए। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा एक ड्रामेटिक टच आया। लेकिन एक बार फिर क्रेडिट है अफगानिस्तान के स्किपर राशिद खान को कि वो जो एक कीनेस है, लगन है, एनर्जी है, वो ख़त्म नहीं हुई। बिलीव फिर भी था और बिलीव सिस्टम में अफगानिस्तान तमाम 20 टीमों में बाजी ले गया मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में। और लेकिन ओबियसली 57 रन्स थे तो ये बहुत ही ड्रामेटिक कोलैप्स साउथ अफ्रीका का होता तो वो जीते। लेकिन मार्कराम ने और हेंड्रिक्स ने अपने काम रखा अपने आप को और इंश्योर किया कि साउथ अफ्रीकन की लिए जो है द कैचेस वर ब्यूटीफुल। एक्चुअली अगर हम देखें कि द फील्डिंग वाज रियली अमेजिंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली द बॉलिंग। अगर हम बात करें कि LBW हुआ उनकी तरफ से तो उनकी फील्डिंग भी बहुत अमेजिंग थी, बिकॉज इट वाज ओनली द फील्डिंग। यू नो, जब आप स्टार्ट में बॉलिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप नहीं चाहते हैं बॉलिंग करना, लाइक टॉस कोई दूसरी टीम जीत रही है और वो फैसला कर रही है और आप उस फैसले के अंडर खेल रहे हैं, तो ये चीज़ काबिल तारीफ़ है कि आपके लिए आसान नहीं होता। और जिस तरह से फील्डिंग की गई, अगर फील्डिंग के अंदर हमें मिस्टेक्स नज़र आए या कहीं पर कोई हमें वीक पॉइंट नज़र आता तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान उसको फौरी तौर पर ग्रैब कर लेता। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मानना पड़ेगा कि उनको एज दिया ही नहीं। मतलब आप देखें कि अगर हम बॉल की बात करते हैं, मेरे ख्याल से जेनसन की बॉल के ऊपर जो है वो रीज़ा हैंड्रिक्स ने आई गेस कैच पकड़ा था। तो आप देखें कि अगर वो कैच ना पकड़ा जाता, ड्रॉप हो जाता और गुरबाज चल जाते तो फिर उनको रोकना आसान नहीं था आई गेस। तो फील्डिंग को भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि साउथ अफ्रीका ने तीनों शोबों में अपना जो है वो एक बताया कि हम एक एक्सपीरियंस टीम है और अगर हम यहाँ तक आ सकते हैं तो हम फाइनल्स में भी जा सकते हैं। तो दे हैव प्रूव्ड एक्चुअली
फील्डिंग में तो साउथ अफ्रीका की वैसे बहुत रिच हिस्ट्री है वीरब। Exactly. जोटी रोड्स जो है अभी तक लोग उनका हवाला देते हैं कि उछल के वो बॉल रोकते थे और बायर आस फील्डर थे, बैटर तो थे ही फील्डर, लेकिन उनका क्लेम टू फेम बायर आस फील्डर होना है और लोग उनको कॉपी करते हैं तमाम मुल्कों के कि उस तरह की अप्रोच के साथ फील्डिंग करनी है। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल आज डिस्प्ले दिखाया और ये पहला सेमीफाइनल रहा है साउथ अफ्रीका का जिसमें इतने क्लिनिकल डिस्प्ले उन्होंने दिखाया है। और मैं समझता हूँ तमाम ही जो वो ये आप देखें कि उनकी लगन थी और उनकी वो एक हगर थी कि जीत रहा है उन्होंने। हाँ। और इसलिए इतनी जल्दी डिसबैटल कर दिया, एक्सेप्शनल था। कोई नहीं सोच रहा था कि इनसाइड 11 ओवर जो है अफगानिस्तान को स्किटल्ड आउट कर देगी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन क्रेडिट है बारक्राम एंड कपरी को। और आपने जैसे फील्डिंग की बात की, ऑब्वियसली फील्डिंग तो उनकी बहुत लेवल की है, लेकिन आप ये भी देखें क्योंकि बॉलर्स का पेस एक्स्ट्रा बाउंस मिल रही थी। और आप ये देखें डिफरेंस क्या है अफगान बॉलर्स का साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का, कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स टॉल भी है, लैंकी भी है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अफगान बॉलर्स। तो उनको फुल यूटिलाइज किया, पिच का, सरफेस का, सीम मिली, मूवमेंट मिली और आसान नहीं हो रहा था अफगान बैटर्स के लिए। देखे ना ये फ़र्क होता है। अफगानिस्तान ने ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो कैरी होता रहना पड़ेगा। हाँ, exactly. और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इनको मजबूत करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक और बात देख रहा था, वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा कि हमारे कितने प्लेयर्स ने जो है कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। तो मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम ने जो है अभी अंडर 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, लेकिन डोमेस्टिक बाबर ने मेरे ख्याल से नहीं खेला कभी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं जिस पे काम करना चाहिए। अब शान मसूद है, एक्सपीरियंस हेड है और 170 प्लस फर्स्ट क्लास है इनके। बात थोड़ी कहीं और जा रही है, लेकिन वो वापस आते हैं अब मैच पे। तो 170 प्लस फर्स्ट क्लास उनके मैचेस है और आजकल भी वो यॉर्कशायर को कप्तानी कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में भी। और अभी उन्होंने रिसेंटली 41 बॉलों में 61 किया, मैच में एक नॉक खेला, यॉर्कशायर को जो है मैच जितवाया। तो कहने की बात है कि इंग्लिश काउंटी जो उन पे यकीन कर रही है, उनकी लीडरशिप पे यकीन कर रही है। हालांकि उनके टीम में डेविड मिलान जैसा एक सीजन कैपेरर मौजूद है, उन्हें कप्तानी दे सकते, लोकल है, लेकिन नहीं, ट्रस्ट शान मसूद में है। तो कुछ तो वजह होगी ना, लीडरशिप एबिलिटी देखी होगी उनकी मैनेजमेंट ने काउंटी की, जो वो क़यादत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए। और अब हम इफेक्ट बट्स पे लगे होते हैं कि वो हो जाता यार, वो हो जाता, लेकिन अगर शान मसूद होते तो माइट भी जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता टीम में, जैसे 2022 में पड़ा था। तो लेकिन राशिद की अगर आप बात करें तो राशिद जो है एक ट्रू लीडर उभर के आया है, इसमें कोई शक नहीं है अफगानिस्तान के लिए। और जिस तरह से लीड करते हैं और क्रिकेट के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है मैंने देखा है कि वो क्रेज रखते हैं, इंथ्यूसिज्म रखते हैं, ज़ील रखते हैं और हर रन को रोकना। राशिद क्या बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत काबिल तारीफ़ हैं। और इसके ऊपर एक और चीज़ है, वो हम लोग डेफिनेटली कादर साहब, हाफिज़ साहब से भी जिक्र करेंगे उसका, कि राशिद को जो एक पनिशमेंट ICC की जानिब से दी गई है, उनका एक जो भी एक्ट था उसको नापसंद किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी सूरत हाल है, क्यों ऐसा हुआ। दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें मज़ीद खबरें भी आसपास हैं, लेकिन सबसे पहले उमर मैं चाहूँगी कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं और हम ये देखें कि सबसे पहले गुरबाज की बात जैसे मैंने की कि वो कर ही नहीं पाए ना, मतलब यानी इट वाज नॉट दैट गुरबाज जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इट सीम्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं मैच फिट नहीं थे, ये एक चीज़ नज़र आई हमें। उसके बाद अगर हम लोग ज़ादरान की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ ऐसा कि यहाँ पर भी ख़त्म हो गई कहानी। देखिए, गुरबाज और ज़दरान ये दो जो है ना प्लस रहे पिछले 2 साल में अफगानिस्तान के लिए, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो। और बहुत खुशी होती है कि सबल लाइक ज़दरान जो है ना सिर्फ टेक्निकली साउंड है, अपने पार्टनर रिवानुल्लाह गुरबाज जो कि ज़्यादा जो है एक्सप्लोसिव डॉग खेलने की शोहरत रखते हैं, उनको पूरा पूरा मौका देते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ये नहीं कि दोनों अटैकिंग प्लेयर है, ज़दरान टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गैप्स में खेलते हैं और चांस भी लेते हैं, हिट्टे भी करते हैं, लेकिन आपस में इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है। आप देखें कि जैसे बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हुआ था तो पहली बॉल पे इन्होंने सिंगल लिया और कम्युनिकेशन बहुत तगड़े। अलग बात है कि ज़्यादा रन नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने 59 रन किए थे, लेकिन 9.5 ओवर तक तो स्लो चल रहे थे मामला। लेकिन ये है कि ये 2 प्लस पॉइंट रहे हैं
और एनर्जी मारते हैं। गुरबाज का स्टाइल है कि अटैक अटैक एडजस्ट अटैक, और उसके बगैर वो रह नहीं सकते। हमने देखा है कि 32 डॉट बॉल उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेली, वो बहुत रेयर होता है कि वो इस तरह करे। उनका वो नॉर्मल वो जोन नहीं है वो खेलने का, वो स्टाइल नहीं है उनका खेलने का। तो यही चीज़ थी अफगानिस्तान रिलाइज पे कर, जैसे हम बाबर और रिजवार पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे थे एज एन ओपनर। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान भी ये इस चीज़ का हुआ है। मोहम्मद आबी के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड होगा ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत पुराने वेटरन प्लेयर है इनके अफगानिस्तान के, और ने आउट किया। हाँ, और हर मैच में इन्होंने रिप्रेजेंट किया अफगानिस्तान को, और 2004 से ये अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस अबाउट के गलतियां हुई कहाँ से एग्जैक्टली। मतलब जैसे गुरबाज से अगर मैं बात की, हमें मैच फिट नहीं लगे हैं। ज़ादरान से भी कहीं ना कहीं यही मिस्टेक हुई कि वो जब गुरबाज गए तो फिर डेफिनेटली एक प्रेशर आ जाता है और आप फील करते हैं कि अब क्या होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसी कश्मकश में ज़ादरान भी बाहर हो गए। गुलबदीन नाइब सेम थिंग, उमरजई सेम थिंग। किस तरह से डिफाइन करते हैं मिस्टेक्स, आपको एग्जैक्टली कहाँ पर नज़र आई? तो हम ज़ादरान से शुरू करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या पॉइंट नज़र आया? देखिए, बात यह है कि आपको पिच को असेस करना होता है ना। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पास जॉन ट्रॉट है, आपके पास डीजे ब्रावो है, और भी काबिल स्टाफ है। तो आपको पिच को रीड सही करना चाहिए था। अगर आपसे मुश्किल हो रही थी, ऑब्वियसली कमेंटेटर्स भी कह रहे थे आसान पिच नहीं, ट्रिकी पिच मिली है, और मैं समझता हूँ कि कैरिबियन में वन ऑफ द ट्रिकीस्ट पिच रही है अभी। तो फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैटिंग का फैसला गलत था। बैटिंग अगर कर भी ली है, हाँ। और क्योंकि वो उनका प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि 130 भी कर लेते हैं ना, 120 कर लेते हैं, डिफेंड करते हुए वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 84 रन से जो जीते, ये डिफेंड करते हुए जीते वो, तो वो कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये हुआ कि अप्रोच को ना रीवैप नहीं किया गया। जब देखा कि प्रोटेस्ट बॉलर जो है वो सीम और मूवमेंट के सही यूटिलाइज कर रहे हैं, पिच का सही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने रीवैपरी किया अपनी स्ट्रेटजी को। इनको चाहिए था कि सर्वाइव करते हैं गुरबाज और ज़दरान। अगर इनमें से कोई आउट हो गया तो कोशिश करते हैं कि चले टाइम लेते, रीबिल्ड करते। और राशिद ने ना बैक टू बैक चौके भी मारे, गालिबन नोकिया को मारे उन्होंने, फिर वो आउट हो गए थे बाद में। तो बाद में शायद वो मोमेंटम बन सकता था, लेकिन विकेटें इतनी चली गई थी और प्रेशर मूवमेंट थी, डू और डाई सिचुएशन थी, तो ज़ाहिर बात है वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करना एक चैलेंज बन गया। और मिडल ऑर्डर ने काफ़ी जो है, मैं समझता हूँ इसमें जो है उनको ब्लेम आप कर सकते हैं कि किसी ने कोई इतना ज़बरदस्त नहीं खेल। करीम जन्नत हालांकि पुराने प्लेयर है, और अफगान फॉरवर्ड कप्तान असगर तरकज़ाई, असगर अफगान उनका नाम भी है, तो उनके भाई है छोटे, और काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने भी कोई इतना ना बांग्लादेश के खिलाफ कोई रेसिस्टेंस दिखाई, ना इस बार रेसिस्टेंस दिखाई। मोहम्मद आबी के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, थ्रू आउट इस टूर्नामेंट फ्लॉप रहे हैं वो, जो कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वो एक मैच विनर रहे हैं, और मैच विनर वो अभी भी है। यकीन कितने मैचेस जिताए अफगानिस्तान को, और ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान के फॉरवर्ड कप्तान रह चुके हैं। लेकिन मसला ये था कि ज़दरान और गुरबाज पे ओवर रिलाई किया हुआ था आपने। आप देखें कि और 7 मैचेस हुए तो तकरीबन इन दोनों के 450 रन है इकट्ठे। और आप बाकी अगर आप देख लें इन 7 मैचों में जो टोटल है इन लोगों के बाकी प्लेयरों के, तो वो कोई 200-300 रन बनते हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि ज़्यादातर रिलाई इन्होंने ओपनर्स पे किया है। और ये एक चीज़ अच्छी नहीं होती कि अगर बाकी अगर कोई ना ले, मतलब बाकी कोई अपना रोल प्ले ना करे। पाकिस्तान भी इसी चीज़ का शिकार हो गया कि पाकिस्तान के पास ओपनर्स थे, मिडिल ऑर्डर में इतना वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान को मेहनत करनी है, और इनके लिए बहुत बड़ी माइलस्टोन है जी, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये कि सेमीफाइनल में पहुँच जाना। और बहुत से लोग ये यही समझ रहे थे कि पहुंचेंगे, लेकिन इन्होंने दिखाया है कि कंडीशंस। अच्छा, I'm amazed by Brian Lara, the way he said that he is assuming कि Afghanistan can be the part of semi-final, and he didn't say the name of Pakistan as well। जबकि Brian Lara अगर हम देखें तो आप देखें कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में बोले हैं, वो कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे नहीं हैं। लेकिन यू नो दैट साउंड्स लाइक कि कितना एक्सपीरियंस्ड है कोई, उसका विजन कितना है कि उन्होंने देखा सेमीफाइनल में। फाइनल का तो डेफिनेटली कोई पूछता नहीं है, टॉप 4 की बात होती है, तो उन्होंने टॉप 4 में अफगानिस्तान का नाम लिया, और अफगानिस्तान एक्चुअली प्रूव टू बी देयर। और अगर हम मज़ीद बात करें, उमर, डिफरेंट चीज़ें हमारे इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रही हैं। सबसे पहले तो एक और बात करना चाहूँगी
कि इंजमामुल हक ने कल बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम आयद किया आर्शदीप सिंह पर, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया रोहित शर्मा का। तो रोहित शर्मा कहते हैं कि आप देखें इतनी जिस तरह का वेदर है उसके अकॉर्डिंग सबका बॉल रिवर्स जा रहा है, सिर्फ हमारा तो नहीं जा रहा, बाकी मैचेस का भी जा रहा है, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। अच्छा, यू नो व्हाट आई फेल्ट इज़ दैट कि एक तो रोहित शर्मा को एक ही चीज़ होती है कि आप बहुत प्राउडली बात करते हैं। रोहित शर्मा वॉज वेरी काम एट दैट टाइम आफ्टर लिसनिंग टू द स्टेटमेंट बाय इंजमामुल हक साहब, और कोई उन्होंने उसके ऊपर कोई मजाक नहीं बनाया। जैसे होता है कि अगर हम देखते हैं कि अक्सर ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनका एटीट्यूड बहुत अजीब किस्म का होता है, मतलब हम कहते हैं कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर, लेकिन ही फेल्ट फर्स्टली ही सेड दैट कि मैं क्या इसके ऊपर बोलूँ। वो कहते हैं कि बॉल सबका देखे रिवर्स जा रहा है। तो द वे ही हैंडल्ड द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उस रिपोर्टर को भी डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने ये सवाल रेज़ किया। उसके बाद रोहित शर्मा द वे ही आंसर्ड। तो आप ये देखें कि इफ़ वी टॉक अबाउट इंजमामुल हक साहब, इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। उनका एक अपना एक खिदमात है पाकिस्तान के लिए और एक बहुत बड़ा विजन है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर वो रहे हैं, पीसीबी का पार्ट रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो फैसला दिया कहीं ना कहीं उसके अंदर उन्होंने जवाब अपना दिया कि जिस तरह की वेदर सिचुएशंस हैं, ठीक है बॉल सबका रिवर्स जा रहा है, सिर्फ हमारा तो नहीं जा रहा, मतलब व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट ओनली अस। तो ये कि आप देखें कि किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। द टॉप क्रिकेटर्स यूज्ड टू हैंडल द सिचुएशन लाइक दिस, कि वो उसके ऊपर ऑफेंड नहीं होते हैं। मतलब आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कि अगर हम बात करें शकीबुल हसन की, तो लास्ट टाइम जब उनसे बात की गई कि वीरेंद्र सहवाग ने आपके बारे में ये कहा है, तो ही वाज लाइक कि हु, तो वो एक जो आपका रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द स्टेटमेंट्स ऑफ द सीनियर प्लेयर्स और द सीनियर एनालिस्ट, वो बहुत मैटर करता है कि आप सिचुएशन को या क्वेश्चन को हैंडल किस तरह से करें। तो आई रियली अप्रिशिएट रोहित शर्मा टुवर्ड्स दैट कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत कामली इस बात का आंसर किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उमर राशिद खान की, तो आई डिस्कस बिफोर कि राशिद खान के ऊपर आईसीसी ने जो पनिशमेंट आयद की है, एग्जैक्टली मैं चाहूँगी कि आप भी एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और क्या मामला है ये। रोहित शर्मा की आपने बात की, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। कि देखिए आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो ना, अगर आपको फेम मिल रही है, जैसे लियोनेल मेसी है या कोई भी ऐसा जाइंट ऑफ द स्पोर्ट्स है, टाइगर वुड है, कोई भी है, तो फेडरर है जैसे, तो वो अगर हम्बलनेस नहीं दिखाएंगे, बेशक उनकी क्वालिटीज़ हो बहुत ज़बरदस्त अपने अपनी गेम में उन्होंने लोहा बनवाया हो, लेकिन जब तक वो स्पिरिट नहीं दिखाएंगे, हम्बलनेस नहीं दिखाएंगे, तो वो अपनी जो फेम है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो जो भी फेम होगी वो फिर डिक्लाइन पे चले जाएगी। और रोहित शर्मा एक अरसे से इंडिया को जो है वो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अरसा ही हो गया 2007 से। तो ये आप देख लें कि बड़ी बात है कि अगर उन्होंने इस तरह हम्बली रिप्लाई दिया है। और बाकी जहाँ तक इंजमामुल हक की बात है, वो उनका एक ओपिनियन हो सकता है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया और स्पार्क उसके हो गई है। बेहतर ये होगा क्योंकि जवाब हमारे बहुत बड़े लेजेंड है और हम जब भी पाकिस्तान के क्रिकेट की ग्लोरी को डिफाइन करते हैं बीरम, तो उसमें हम इंजमामुल हक का रेफरेंस ज़रूर देते हैं। वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1992 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने एपिक नॉक खेला, तो डिस्पाइट बिग इल, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये है कि होपफुली जवाब बैटर को क्लैरिफाई करेंगे। बाकी राशिद खान की आप बात करें तो ठीक है, राशिद खान के प्रोस भी हमने देखे इस टूर्नामेंट में बीरम, और कॉन्स भी हमने देखे कि जिस तरह से वो लीड करते रहे टीम को, एक्सेप्शनल था। तो वैसे ही जान डालते थे कि कप्तान जो है इतना ज़्यादा इंगेज रह रहा है अपने प्लेयर्स के साथ, उनको खुद भी बिलीव रख रहा है और प्लेयर्स को भी बिलीव दे रहा है कि नहीं ये मैच आपका है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है और दिल खुश हुआ देख के लिटरली के जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया गेम को थ्रू आउट द टूर्नामेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ 2 days गेम। तो आप ये देखें, दूसरा थोड़ा सा ना एग्रेशन, डेस्परेशन थी। वो जिस तरह अपने पार्टनर पे वो बैट थ्रो किया, वो उसकी वजह से सारी बात है आईसीसी भी एक्शन में आया। और ये एक फेयर डिसीजन था आईसीसी का। ठीक है, एक डीमेरिट पॉइंट उनका हुआ है, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए आईसीसी को। आप ये देखें, एक हमारा कप्तान होता था, ठीक है, प्लेयरों को शिकायत होती थी। कल मेरा ख्याल निशान ने भी ये बात की है कि वो अगर कोई थोड़ा सा जो है ना रूड होता था, रूट तो इसलिए होता था ताकि गेम को सही तरह से प्लेयर्स अप्रोच करे, तो बस इशू बनते थे।
ये सरफराज अहमद की बात हो रही है बेसिकली। तो ठीक है, ये आईसीसी ने अच्छा किया है, लेकिन राशिद खान जो है जेंटलमैन तो है ओवरऑल। अब देखे ना जिस तरह उन्होंने, मैं उनकी सुन रहा था पोस्ट मैच जो स्पीच थी, और बड़े हम्बलनेस, कोई इशू नहीं था। और मतलब ठीक है, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा शायद एग्रेसिव उन्होंने नहीं स्पीच दी, लेकिन हम्बलनेस के साथ। और वो लग रहा था कि ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हार को, लेकिन वो कम बैक कर सकते। और अफगानिस्तान को अब घर जा रहा है, रिलैक्स कर रहा है और मीटिंग करे जॉर्ज ट्रॉट से और अपने कोचेस से, और फिर इस आपस में फिर ये डिसाइड करे कि क्या लूप होल्स है, उस पर बल्कि डिस्कस करे, उसको रिव्यू करे, एड्रेस करे। और दूसरा, अब जब नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा 2026 में, तो इस इंटेंट के साथ आए, इनको बिलीव रखना चाहिए कि फ्यूचर चैंपियंस बन सकते हैं। और वैसे अपने मुल्क के लिए तो ये चैंपियंस बन गए हैं। इन्होंने क्रिकेट ऑलरेडी बहुत मकबूल खेल है अफगानिस्तान में, लेकिन ये और ज़्यादा इससे मकबूल होगा कि सेमीफाइनल में पहुंचे हुए। आई डू रिमेंबर व्हेन इट वाज इन 2003 जब कीरिया सेमीफाइनल में पहुंचा था, तो उनकी वाह वाह हुई थी। और आज भी वो लोग जो कीरिया को रिप्रेजेंट किया था, वो आज भी याद रखे जाते हैं। वलीदा बात है कि वो खेल को अटैक नहीं रख पाए और आज उनकी खेल पे इतना रुझान नहीं रहा। लेकिन अफगानिस्तान का एक सेपरेट केस है, और मैं समझता हूँ कि अब टेस्ट क्रिकेट पे इनको फोकस करना चाहिए। और ये इसका प्लस पॉइंट ये होगा, होपफुली मैं दुआ करता हूँ कि अफगानिस्तान को और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, और जो टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये प्रॉपर सीरीज़ खेले, बायलैटरल सीरीज़ खेले इनके साथ, ना सिर्फ जिम्बाब्वे तक ये महदूद रहे और ना सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद रहे, और टीमों के साथ भी ये खेले। और पाकिस्तान के साथ भी इनकी सीरीज़ है, अगले साल है गालिबन, या अगले साल ही है। तो होपफुली अफगानिस्तान जो है इस तरह ही चलता रहेगा, और कोई इस पर उम्मीद नहीं है कि वो कॉन्कर भी कर ले आगे वर्ल्ड कप में। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए खुशी का दिन है आज, और उनके फैंस भी डेफिनेटली जो है वो डेस्परेट थे और वेट कर रहे थे कि कब ये टाइटल जीते। और इससे बेस्ट मौका अब नहीं हो सकता, चाहे इंडिया है मीरब या इंग्लैंड है, उनके माइंड में मार्क रहे आप, एड कंपनी के माइंड में यही होना चाहिए कि हमने जीतने के लिए जाना है। और मैं समझता हूँ कि आसान हरीफ बिल्कुल नहीं हो गए साउथ अफ्रीका, कंसीडरिंग देयर फॉर्म जस्ट आउटस्टैंडिंग। और दूसरी एक बात ज़रूर मैं यहाँ करना चाहूँगा कि आप ये देखें, आईसीसी को सोचना चाहिए कि फ्यूचर में कोई भी जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे तो शेड्यूलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूप होल्स देखने को मिले अनफॉर्चुनेटली। बेशक टूर्नामेंट बहुत लेवल का हुआ और काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस भी हुए, लेकिन शेड्यूलिंग में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा फबल इनसे हुए आईसीसी से। अब आप ये देखें कि बांग्लादेश से इन्होंने वनडे को खेला सेट विद से, वो एक और आइलैंड कंट्री है, और उन्होंने ट्यूसडे को फ्लाई किया ये इधर ट्रिनिडेड में, तो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला अफगानिस्तान को। तो ये भी देखना, ये भी जुल्म है। आप एक टीम को फेवर कर रहे हो, आप सिर्फ इंडिया को फेवर कर रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। इवन माइकल वॉन ने ये बयान कहा है कि देखो फेवर सिर्फ इंडिया ही को जा रही है। तो ये चीज सोचने वाली है कि अफगानिस्तान आईएस के ताखीर का शिकार हुए और फिर उसके बाद वो आए। अच्छा, ये भी एक एलिमेंट है कि देखिए कि अगर आप बात करते हैं अफगानिस्तान की, उन्होंने कितनी मेहनत की है पूरे टूर्नामेंट में, और उसके बाद जब इस किस्म के मामला हों कि वो वेट कर रहे हैं, उनको उस तरह से मौके नहीं मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, आप क्यों इतना इम्तिहान में डाल रहे हैं बाकी टीम्स को? यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल द टीम्स इन द सेम वे। बिकॉज आप देखें कि मुझे इस चीज़ का भी एक्चुअली दुख है कि जिस तरह से आपने उनको इंतजार करवाया। सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका की टीम है, यू शुड गिव देम ऑल द फैसिलिटीज़ ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपना मुकाबला शुरू कर सकें। कहीं ना कहीं इफ़ यू नो दैट गुरबाज वाज नॉट सो गुड, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि आईसीसी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि वाई अफगानिस्तान, आपने क्यों इस चीज़ को मतलब लाइटली कैसे ले सकते हैं आप? अभी यही चीज़ जो है आप देखें पाकिस्तान के हवाले से भी मोहसिन नकवी साहब, थैंक्स टू हिम दैट ही मैनेज्ड ऑल द फैसिलिटीज़ टू पाकिस्तान, कि उन्होंने उनको होटल्स नज़दीक किए, उनके लिए वो एक ट्रैवलिंग की जो एक हैक्टिक सिचुएशन थी उसको सॉल्व किया। बट अफगानिस्तान के लिए भी होना चाहिए था कहीं ना कहीं। आई गेस कि ये भी एक रीज़न हो सकती है कि दे कैंट मेक इट। फिर अब ये देखें कि अगर इंडिया को आप हर हाल में सेमीफाइनल गयाना में दे सकते हो, तो अफगानिस्तान को क्यों नहीं आप जो सेट विद सेट में दे देते फिर? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो फिर भी काफ़ी रेस्ट कर लिया था। अफगानिस्तान का फिर देखें ना, ये इक्वल होना चाहिए। फिर एक टीम को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर आप दे रहे हो, इतने ज़्यादा आप लेवरेज दे रहे हो, तो दूसरी टीम को भी दो, वो भी आईसीसी के मेंबर है। लेकिन यहाँ पे अब
बात ये शुरू हो जाएगी कि इंडिया जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह कमा के देता है, ये बातें हो जाएगी। लेकिन ये अनफेयर है, ये अब तमाम लोग इसके क्रिकेट पंडित तो आवाज़ उठाने लगे और ये अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। ये आगे चले, ये हो गया, फ्यूचर में आईसीसी को इन चीज़ों को ओवरकम करने की ज़रूरत है ताकि ये दोबारा से ये डिबेट ना स्पार्क हो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये। फिर टूर्नामेंट में कोई जो है इस तरह की बातें उठे, कोई सवाल उठे। और हमने ये देखा जिस तरह न्यूयॉर्क की जो पिच थी, ड्रॉप इन पिच थी, उस पर भी देखे कितने ज़्यादा जो शोर शराबा हुआ, जो कि लेकिन आप देखें कि उसमें ये चीज़ सॉल्व की गई ना, कि जिस तरह से प्लेयर इंजर्ड हो रहे थे एटलीस्ट इस चीज़ पर काबू पाया गया, बिकॉज इंडिया ने उनको इस चीज़ पर क्वेश्चन किया। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अब आप हर कंट्री को आप ये कहें कि भाई ठीक है, आप भी बीसीसीआई के लेवल की चीज़ें हमारे साथ करें, उसके बाद ही हम आपका भी ख्याल रखना शुरू कर देंगे। देखें, फिर आप क्रिकेट को तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट कि इफ़ अ स्पेसिफिक बोर्ड इज़ गोइंग गुड विद यू, देन यू हैव टू मैनेज ऑल द कंट्रीज़ विद द सेम वे। बिकॉज देखें, हर कोई आईसीसी पे बिलीव करता हुआ टूर्नामेंट का हिस्सा बनता है और वहाँ तक आता है और फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, मेहनत करके आते हैं। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कंट्री को इतनी ज़्यादा फेवर देते जाएँ। No offense against India, but obviously no offense against India. That is not right actually. कि अब अफगानिस्तान है, you know that very well कि वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके पीछे कोई आप कह लें कि बीसीसीआई है या पीसीबी है, अफगानिस्तान के पीछे अभी वो चीज़ें नहीं हैं जो कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि हों। तो आपको स्पेसिफिकली इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप कम से कम फैसिलिटीज़ के मुकाबले में चीज़ें बेहतर कर सकें। मेरे ख्याल से इससे पहले श्रीलंका ने ये सवाल उठाया था कि हमें इतना इंतज़ार करके आना पड़ रहा है और हमारे साथ जो मामलात हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो एक चीज़ समझ आती है। अच्छा, श्रीलंका से मुझे याद आया कि उनके भी कोच ने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है, क्रिस सिल्वरवुड ने, ख़राब कारकर्दगी की वजह से। तो आप देखें कि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे नाम हमने देखे कि जो शामिल थे और वो पीछे हो गए। बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने अभी तक कोई ऐसा फैसला दिया नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहला टूर्नामेंट से बाहर होने वाला मुल्क था। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सबसे पहले वाज़ह हो गया कि वो मज़ीद सुपर 8 में भी नहीं होगा और इस टूर्नामेंट में आगे शामिल नहीं होगा। लेकिन ये है कि फिर भी आई एम ग्लैड कि बाबर आजम इज़ स्टिल ऑन इट। अभी मैं देख रही थी कि वो एनसीए में प्रैक्टिस सेशन उनका जारी रहा, 2 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना खोया हुआ मोराल वापस हाई कर सकें। बिकॉज डेफिनेटली जितनी तनकीद की जद में वो रहे हैं, अगर हम देखें कि हम तो सिर्फ एक मुल्क में रहते हैं, हम खेल नहीं रहे थे वहाँ पर, तो हमें बुरा लगता है कि जब पाकिस्तान के बारे में बात होती है कि पाकिस्तान टीम आज कहाँ खड़ी है। तो वो जो खेल रहे थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम यहाँ तक है, तो डेफिनेटली वो भी इस परेशानी का शिकार होंगे और उसके बाद फिर उनके ऊपर बिला वजह इल्ज़ामात और गलत अंदाज में बयान करना उन तमाम चीज़ों को, उसके ऊपर फिर उनका आंसर करना, तो वो इस वक्त एक काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन देखना यह है कि किस तरह से बाबर आजम से बाहर आ सकते हैं। उमर, क्या लगता है कि ये जो हार है पाकिस्तान की, ये कितनी असरअंदाज होगी कि पाकिस्तान टीम इसके बाद इससे आगे बढ़ने का सोचे? और एक जो हम एक किसी वक्त में जब हम बात करते थे पाकिस्तान क्रिकेट की, तो हमें फ़ख्र महसूस होता था, हमारे पास ऐसे ऐसे एसेट्स थे कि हम देखते थे कि अगर ये वहाँ पर होंगे तो दुनिया डरती है इनसे। शोएब अख्तर एंड देन ऑल एवरीवन वी हैड। तो डू यू थिंक कि वो चीज़ वापस आ सकती है कहीं ना कहीं? वापस तो बिल्कुल आ सकती है मेरा, अगर आपकी इंटेंशंस हो, आपके क्लैरिटी हो, रोड मैप हो प्रॉपर हो, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो कि जो T20 में आपने चीज़ करनी है वो T20 में ही करनी है। आपने टेस्ट में मिक्स ना कर देना, वनडे में मिक्स ना कर देना। अब जैसे प्लेयर्स के ड्रॉप होने की बात हो रही है, आपने आईसीसी के ये टेस्ट चैंपियनशिप का ये पार्ट होगी, ये सीरीज़ जो होगी बांग्लादेश के खिलाफ, तो इसमें अगर बाबर आजम को, रिजवान को आप ड्रॉप करेंगे तो ये ज़्यादती होगी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहा है टेस्ट में और ये हमारे लिंच पिन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, T20 की आप बात करते हो, सब कुछ सही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और होगा भी इंशाल्लाह ताला, ये बिलीव हम रखते हैं। लेकिन बाबर आजम को देखना चाहिए खुद भी कि क्या वो उनको लगता है कि वो कप्तानी कर सकते हैं। अगर तो उनको लगता है तो वो वेल एंड गुड है, कंटिन्यू करे। ये तो उस्मान ख्वाजा ने भी कहा है, पाकिस्तानी नसात क्रिकेटर ने। तो लेकिन ये है कि अपने गेम को रिवैप करना पड़ेगा, उनको स्ट्राइक रेट को थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, और कर भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर T20 क्रिकेट में ओपनर्स दोनों अगर आप
लोग हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं, तो फिर ये भी नाइंसाफ़ी होगी। या एक प्लेयर हो जो पावर हिटर हो, साथ उसको कोऑर्डिनेट करे, तो फिर ठीक है। या उनमें से एक आप देख लें, वो आप बाबर को आना चाहते हैं या रिजवान आना चाहते हैं। और शान मसूद का मैं समझता हूँ उनको वापसी उनकी होनी चाहिए T20 में। और ये कप्तानी का तो अलग इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी बाबर आजम से कप्तानी ली जाएगी या बाबर आजम अभी स्टेप आउट करेंगे। और वैसे भी अभी सीरीज़ नहीं है T20 की नवंबर तक, तो उस पर वेट है। लेकिन बाबर अगर ट्रेनिंग करे अच्छी बात है। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको अब चेंज नहीं कर सकते। जो आगे है, आगे की प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं। अब आपके सर पे आगे आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फेब में, फिर उसके बाद फिर और टूर्नामेंट्स आएंगे, एशिया कप भी आएगा 26 में, और फिर 25 भी आएगा बल्कि एशिया कप, हाँ। और फिर उसके बाद 26 में वर्ल्ड T20 आएगा, तो प्लानिंग उसकी करनी है लोग। देखिए सबसे पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर उनके प्लेयर्स आएंगे। और जिस तरह से मैचेस स्केजुअल हो रहे हैं, काम हो रहा है, स्टेडियम्स की तामीर हो रही है, तो एक खूबसूरत हमें इवेंट नज़र आने वाला है पाकिस्तान में। बिकॉज बहुत आई थिंक काफ़ी अरसे बाद इस तरह हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, और एक यकीनी तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन होगी। और आई गेस कि मे बी इट कुड बी अ साइन कि इसके बाद बायलैटरल सीरीज़ पर भी काम किया जा सकता है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जितने भी इल्ज़ामात हैं या जितनी भी गुफ्तगू है कि वाई पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ ऑलवेज इन द सेम ग्रुप एंड ऑल, तो वो ख़त्म हो सकती है। तो आई थिंक बायलैटरल सीरीज़ पर भी काम करना चाहिए, और एक अच्छा इम्पैक्ट होता है जब पॉलिटिक्स क्रिकेट से बाहर हो जाती है। ये तकरीबन 12 साल होने को है कि इन दोनों टीमों के दरमियान जो है बायलैटरल सीरीज़ हुई थी, और दोनों टीम मुल्कों के जो फैंस हैं वो बेसब्री से वेट करते हैं इस चीज़ का। और ये बात अपनी हद तक ठीक है जो डेविड ली लॉयड ने की थी मीरव के वो शेड्यूलिंग पे के एक ही ग्रुप में, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये भी तो है ना कि इकोनॉमिकल फ़ायदा भी तो है ना आईसीसी को। आईसीसी तो स्मार्टनेस के साथ चलेगा ना, उन्होंने क्यों अपने नुकसान करे। आप देखें दुनिया भर में कहीं भी क्रिकेट होती है, कहीं भी हो जाए, बरमूडा में इवन हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो वहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मेरा, तो लोग तो देखेंगे, फैंस तो आएंगे ना, फैंस तो आएंगे, ये बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर तमाम मैचेस इंडिया ने अपने लाहौर में खेलने हैं, तो इसको मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि कन्विंस करें उनको कि और जगह पे खेलें। जैसे इंग्लैंड ने भी तो और वेरियोस में खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने भी और वेरियोस में खेला है, तो यहाँ पे पाकिस्तान को अपना जो है वो स्टेटमेंट बनानी चाहिए थी। आगे हमने हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। 4 मैचेस हमें एशिया कप के होस्ट किया, हालांकि इतना मज़ा आ रहा था, पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, लेकिन फिर बाकी श्रीलंकन लेग में हो गए। बारिश भी हो रही थी श्रीलंका में, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो है पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन खैर वो ऐसा नहीं हुआ। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हम गए इंडिया में कितने मजे से गए, और हमें कितनी मेहमान नवाजी हमारे प्लेयर्स को मिली है। वो थोड़ी सी मेहमान नवाजी हमें भी करने की ज़रूरत है। अभी हमें अभी किसने ज्वाइन किया है, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ जी, मैं बता दूँ। जी आज आप बताएं। हाँ जी, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जहाँ भी गए हैं अपना लोहा बनवाया है, और अपनी मुस्कुराहट से वैसे लोगों के दिल जीत लेते हैं। वन एंड ओनली ओवरडफ कादिर ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा आज जरा 4 चांद लग रहा है आपके इंट्रोडक्शन में। नहीं, मैंने कहा उमर कहने लगा है जहां भी गए हैं पाकिस्तान टीम को वापस लेके आए। नहीं ऐसा नहीं है। देखें जी आप बहुत लकी हैं हमारे लिए। हमारे शो में फिर वापस नहीं आए थे, अपनी मर्जी से आए वापस वो। हाँ। बस देख ले जी। कादिर का यकीन माने, ये कभी इतने से होते थे, आज इतने से होके हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन कादिर साहब के वो जो प्रेडिक्शन थी उस पर मैं कहूँगा कि आगाज उससे हो सवाल का। हाँ आज अभी जिस दिन इंडिया जीता था उस दिन जो है ना वो नीवे हो रहे थे। आज भी पकड़ा जा रहा। अच्छा कादिर, नहीं अब ऑनेस्टली देखें जिस तरह से अफगानिस्तान परफॉर्म करता है, अब आप और मैं नहीं, बहुत से लोग थे जिनका ये कहना था कि अफगानिस्तान को हम आसान टीम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनको उनकी फ़्लाइट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसमें भी ताख़ीर हुई। फिर उसके बाद वो एक प्रैक्टिस सेशन उस तरह से ना फैसिलिटेशन में भी उनको कहीं ना कहीं कमी थी। फिर गुरबाज प्रॉबली मैच फिट नहीं थे, तो गुरबाज जब मैच फिट नहीं होंगे तो फिर सिचुएशन बदल सकती है। तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर उनका वीक है, और अगर गुरबाज और ज़ादरान चल जाते हैं तो फिर मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब साउथ अफ्रीका को भी इसका क्रेडिट देंगे, डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस टीम है। लेकिन क्या कमी नज़र आई अफगानिस्तान में कि कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए? देखें, एक तो सबसे पहले जो है ना वो बड़ा मैच था, और चूँकि बड़ा इवेंट है
और बड़े मैच का बड़ा प्रेशर था। जी जी। सेमीफाइनल जो मैच होता है उसमें आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते और अपने आप को भी इजी नहीं कर सकते, चाहे आप विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे हो, आपके जो प्लेयर्स हैं वो टॉप विकेट टेकर हो या टॉप बैट्समैन हो, लेकिन आप जो है वो उसकी स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है। और देखिए सेमीफाइनल में चोक हुई अफगानिस्तान टीम, जिस तरह साउथ अफ्रीका किसी दौर में होती थी और साउथ अफ्रीका जो है वो करती थी चोक, अब लेकिन उन्होंने ये तोड़ा अपना और रवायत तोड़ी है और आप फाइनल में पहुंचे। मेरे ख्याल में उमर पहली मरतबा ये पहुंचे होंगे फाइनल में और यहाँ पर आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है वो पहली मरतबा फाइनल में किसी भी टूर्नामेंट पहुंची है। पाकिस्तान के साथ भी सेमीफाइनल काफ़ी मरतबा खेल चुकी है, हार चुकी है और 2007 में भी आई थिंक सेमीफाइनल खेले थे, 2009 में भी, हाँ जी, 2009 और 2014 में, 2009 और 14 में फाइनल में कभी नहीं पहुंचे मेरे ख्याल में, फाइनल में फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं। हाँ, ये पहले चोकर्स इनको कहा जाता था ना, ये चोक कर जाते थे, फिर अब अफगानिस्तान जिस तरह कर गया। अच्छा हुआ ये है कि जिस तरह जॉनसन ने जो पहला ओवर किया ना, वो उन्होंने ट्रैप किया गुरबाज को। एग्जैक्टली उन्होंने एक फिल्टर लगाया शॉर्ट फाइन लेग से भी अंदर और लेग स्लिप में आप समझें कि उन्होंने लगाया कीपर के साथ, एक फर्स्ट स्लिप थी और एक लेग स्लिप पे लगाया। अच्छा वो उन्होंने ट्रैप करते रहे हैं गुरबाज को, उन्होंने 3 वाइडें की हैं एक ओवर में, ठीक है, 3 वाइड करते रहे और फिर उन्होंने आखिरी बॉल जो है वो वाइड ऑफ स्टंप के पास रखी है और उसको ड्राइव करने गए हैं और वो स्लिप में कैच हो गए। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने बनाई है, अपनाई है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के लिए बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है इस वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने देखिए इस दौरान अगर कहा जाए ना अफगानिस्तान को जितना मर्जी तनकीद का सामना करना पड़े, लेकिन अफगानिस्तान कम से कम उन बाकी टीमों से तो बेहतर है बहुत जो 12 टीमें बाहर हुई हैं। देखिए ना सुपर 8 में वो टीमें क्वालिफाई की हैं, सुपर 4 में वो क्वालिफाई की हैं, बल्कि 12 नहीं, आप ये देखें कि सुपर 8 से सुपर 4 में गए ना टूर्नामेंट के टॉप 16 टीमों से ज्यादा सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया। देखें अफगानिस्तान ने 16 टीमों पर बढ़तरी हासिल करके तो पहुंची है ना सुपर 4 में। अगर आप में इतने एबिलिटी होते, गट्स होते, तो आप भी पहुंच जाते सुपर 4 में। आप ईद मनाने अपनों में घर ना आते वापस। बिल्कुल कुछ तो आया भी नहीं रहा, अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम तो आ गई ना, कुछ की टीम थोड़ी है ये। कोई लोग जो समझते हैं कि हमारी टीम है, वो उनकी टीम नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम की टीम है ना, ये पाकिस्तान की टीम है। तो पाकिस्तान की टीम में जब ये इस तरह की जो है वो हरकतें होंगी तो फिर इसी तरह के रिजल्ट हमें एक्सपेक्ट किए जाएंगे। अच्छा कादिर, हमारा टाइमिंग मतलब इस तरह की है मैचेस की कि उस वक्त बेशतर लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मैच पूरा देखा या आपने सिर्फ हाइलाइट्स देखे? मैंने जो है वो मैच ऐसे मुझे थेरेपी दे रहा था जैसे मैं जो है वो किसी से मसाज करवा रहा हूँ। मैं मैच का पहला ओवर देखा है, हाँ। दूसरा देखा है, तीसरा मैंने उठ के फिर रिजल्ट ही देखा है। आपने देखा मैच? नहीं तो मैं भी नहीं देख पाई, मैं जागता रहा हूँ इस मैच के लिए, और जब मैच शुरू हुआ है तो पहला गुरबाज आउट हुआ, फिर उसके बाद आउट हुआ, फिर 3 जो है फिर मैं आउट हो गया। फिर उसके बाद रिजल्ट ही देखा। अच्छा मैं एग्जैक्टली बात करना चाह रही थी ज़ादरान की कि चले गुरबाज के बारे में तो हम कह सकते हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं मैच फिट नहीं थे, या जिस तरह से उन्हें ट्रैप किया गया वो आउट हो गए बकौल आपके, कैच उनका पकड़ा गया। अच्छा उसके बाद ज़ादरान, गुलबदीन नाइब, आपने एग्जैक्टली कहाँ तक आउट होते देखा है प्लेयर्स को? मैंने गुलबदीन नाइब तक जो है ना वो आउट होते देखा, फिर उसके बाद यहाँ तक जरा मुझे थोड़ी तफसील बताएं कि हुआ क्या? कुछ नहीं, वो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग जो है वो फील्डिंग तो उनकी आपको पता है हमेशा से अच्छी रही है। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी रही है हमेशा से, एबी डिविलियर हो चाहे जो मर्जी हो, जॉन्टी रोड्स तो उनका तो फिर अब लेजेंड है ना इस फील्डिंग के लिहाज से, वो तो फ्लाइंग हॉर्स उसको कहा जाता था ना। अभी आप वही डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो वो ये देखे कि अगर जो है ये सिस्टम अफगानिस्तान कोलैप्स किया प्रेशर की वजह से, टू बी ऑनेस्ट अफगानिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी टीम है और जिस तरह उबर के सामने आई है उनको, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 120-30 भी हो जाता ना अफगानिस्तान का तो फिर थोड़ा सा फाइटिंग। अब जो अंडर 100 स्कोर होता है ना वो वैसे ही आपका मोराल डाउन का स्कोर था ये तो नहीं, वो आपका मोराल वैसे ही डाउन कर देता है, आप वैसे ही अंदर से मैच हार जाते हैं। आप वो जीतने की घर से जाते ही नहीं ना, आपको पता है कि यार 120 गेंदों पर, आप पाकिस्तान थोड़ी होता है कि 120 पे 120 ना हो।
अच्छी बात हर कोई टीम पाकिस्तान की तरह थोड़ी होती है, तो वो आप देखें कोई क्विंटन डिकॉक आउट हुए थे मेरे ख्याल में, और उसके बाद दोनों फजल हक फारूकी ने पहले 2 अवेस स्विगर्स कराए, फिर क्लेवरनेस के साथ जो है स्विगर करवाई और उन्होंने स्टेप आउट किया, वो बोल्ड हो गए। इतनी आवाज निकल रही है आज, है ना, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच, आवाज निकल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच, इन्होंने मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका प्रेडिक्ट किया 75% साउथ अफ्रीका 25, आपने उसको उल्टा किया। अच्छा, इंडिया भी हमने कहा है, लेकिन बात अब साउथ अफ्रीका 90% इंग्लैंड कहा हुआ है। नहीं, मैंने 60% कहा हुआ है। नहीं, मैंने 90% इंडिया का है। अच्छा, हाँ, वो आपने कहा 90% इंडिया का है, तो आप सोच ले। लेकिन कादिर भाई आपको लगता है अभी 75 अफगानिस्तान कहा था, तो ये रिजल्ट आया। नहीं, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास अब बेहतरीन मोराल है, बेहतरीन मौका है कि साउथ अफ्रीका के पास ना, साउथ अफ्रीका को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। हाँ। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करती तो फिर उसके लिए कभी भी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अबेरी तो कबेरी वाला हिसाब। लेकिन अब अगर सामने इंडिया के अगर साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया आती है तो साउथ अफ्रीका को मुश्किल होगी। अगर साउथ अफ्रीका के सामने इंग्लैंड आती है तो फिर मजे का मुकाबला होगा। हाँ, वो फिर रिवर्स टिवर हो जाएगा। हाँ, ये बात आपने सही किया है। आई वाज आल्सो डिस्कसिंग द सेम पॉइंट कि वो मुकाबला एक होगा, समझ आएगा, मतलब फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर हैं, यहाँ पर क्विंटन डिकॉक हैं और आगे तमाम उनके प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो आप देखिए कि इंडिया तो मतलब रहने दे ही नहीं रहा ना किसी टीम को। जहाँ पर मैं एक बात बोलती हूँ, कादिर शायद आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि इंडियन टीम में जब तक जसप्रीत बुमराह हैं, मैच जाता नहीं है इंडिया के हाथ से। बहुत 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 चांसेस हैं कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए जो है वो मुश्किल है कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं कुछ मैच ना अचीव कर पाए, बिकॉज़ वो जहां पर विकेट्स चाहिए होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बुमराह नहीं, हाली, हाँ, उनका जो कप्तान है ना, रोहित शर्मा, एग्जैक्टली जब तक वो है ना टीम के साथ और उसका एग्रेसिवपन है, तब तक उसकी टीम जो है वो लड़ती दिखाई देगी। हाँ, मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि विराट कोहली के कैप्टेंसी के अंदर रोहित शर्मा खेला हुआ है, और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में विराट खेला हुआ है, और दोनों ही ओपन आ रहे हैं। हाँ, और दोनों ही अच्छे हैं, और दोनों एक दूसरे की काबिलियत पे खुश हैं, दोनों ही एक दूसरे की बैकबोन है। हाँ, ठीक है, उनमें दरमियान में मिडिल ऑर्डर में आए तो किसी को भी कोई लालच नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इसी किस्म का। तो ऐसी टीमें होती हैं ना, मतलब राशिद खान है, उनके साथ कितने लोग हैं जो उनसे जो सीनियर भी हैं, मोहम्मद अभी 2004 से खेल रहे हैं अफगानिस्तान, सीनियर भी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। हालांकि मोहम्मद नबी भी कप्तान रह चुके हैं ना, हाँ, काफी अरसे, कोई लालच नहीं है यार। मतलब ये शाकिब अल हसन का एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो भी शातू की क़यादत में खेले। कप्तानी का लालच होता ही क्यों है पता नहीं। तो देखें, आपने नोइंग कि आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आप जो है वो इतने बड़े स्टार हैं, हाँ, आपका दुनिया में नाम है, तो कप्तानी का लालच क्यों है? बिल्कुल सही क्यों बात। कप्तानी के पीछे? देखिए, मुझे उस चीज पे बुरा लगा था कि जब बाबर को हटाया, हाँ, ठीक है, जिस तरीके से हटाया गया वो गलत था। और बुरा लगा जब शाहीन को बनाया। ठीक है, उसको चांस तो देते ना एक साल। हाँ, और हमारे खिलाड़ियों को दिल में बात नहीं रखनी चाहिए थी। देखिए, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, उनको जो फीड करने वाले लोग होते हैं ना, वो बुरे हैं। देखिए, शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा था कि क्यों बाबर ने बैक नहीं किया शाहीन, यही तो मेरा सवाल है। देखिए, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ, यार आपने 3 साल कप्तानी की है, ठीक है, अगर शाहीन को कप्तान बना दिया है तो आप उसको बैक करते। बिल्कुल सही बात। अगर आप बैक करते और आप कहते कि मैंने कप्तानी नहीं लेनी, मैं शाहीन को बैक करूंगा, मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, मैं अपनी बैटिंग करूंगा, तो आपकी इज्जत मजीद पूरी दुनिया में बढ़ जाती। यकीन करें आप नजर आता कि ये परफॉर्मर है। देखिए, कप्तानी की तो परवाह ही नहीं है ना बाबर को। बाबर इतना बड़ा दुनिया का इस टाइम पे प्लेयर है, मतलब उसको क्या चाहिए? उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको ये हाइप और कप्तानी की हाइप नहीं, उसको सिर्फ कप्तान टॉस करना है बस, कि टीवी में आना है कि जी ये डिस्कस हो रहा है जी कप्तान है। मतलब आपको पूरी दुनिया आपके पीछे है, आपके ब्रांड्स आपके पीछे हैं, आपकी सब चीजें आपके पीछे हैं, तो फिर आप कप्तानी के पीछे क्यों हैं? लेवल भी आपका और ही है वैसे, लेवल और है बस। देखिए, लेकिन खैर, उनको जो मुनासिब लगा, उनके वालिद को जो मुनासिब लगा, उनके भाइयों को जो मुनासिब लगा, उनके कंपनी को जो मुनासिब लगा, उन्होंने वो फैसला किया। मेरा नहीं ख्याल था उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, और अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो आज इतनी बैशिंग भी ना हो रही होती। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आज किसी और पे तनकीद हो रही होती। बाबर अपनी बैटिंग करता, बाबर अपने रन्स करता, बाबर कौमी टीम के लिए खेलता, तो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले न्यूजीलैंड जो सीरीज थी शहीर की कप्तानी में रन्स तो कर रहे थे बाबर।
देखें इसमें आपको लगता है कि कप्तानी का प्रेशर ले लिया उन्होंने? तो प्रेशर नहीं लिया कप्तानी का, ये उसमें बहुत चीजें हैं उमर, इसमें डिफरेंट आप चीजें हैं। देखें उसमें कप्तानी भी है फैक्टर, जी जी, उसमें कप्तानी फैक्टर है, उसमें आपके आपस में इख्तलाफात फैक्टर हैं। हाँ। और आपकी ग्राउंड में जब आप जाते हैं ना तो उस टाइम पे आपका माइंड को रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रही होंगी चीज़ें कि ये बंदा मेरे से नाराज़ है, ये बंदा मेरे से नाराज़ है, ये बंदा ऐसे है, ये बंदा ऐसे है, आपकी अपनी बैटिंग नहीं हो रही होगी, तब आपके ज़हन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होंगी। आपने जब हेलमेट पहना होगा, क्रीज पे आ रहे होंगे तो आपको सामने बॉलर तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको विजन में जो है अपने अंदर वो चीज़ें चल रही होंगी, जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं होता बैटिंग पे। हालांकि बाबर जैसा प्लेयर एक ही शॉट पर 2 दफा आउट होना ऐसे मुनासिब नहीं है। वो अपने आप को चेंज करता है थोड़ा सा, बेहतर करता है। प्रैक्टिस की है 2 घंटे लगाकर एनसीए में उन्होंने, वो तो कर रहे हैं, जितने प्लेयर्स आते हैं वापस वो तो करते हैं और अच्छा, करनी भी चाहिए। कादिर, एक और खबर आपके मतलब आपने ही एग्जैक्टली सबसे पहले सामने लेकर आए थे आप। मैंने जब देखा तो मैंने आपकी ही खबर पढ़ी कि राशिद खान पर आईसीसी ने जो पनिशमेंट जारी की है उनके एटीट्यूड या जो भी उनका बिहेवियर था उसकी वजह से, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है मेरे, हमारे मुतअद्दिद प्लेयर्स ने पूरी दुनिया में मुतअद्दिद मरतबा ऐसे हो चुका है। इंजमामुल हक की आप एग्जांपल ले लें। इंजमाम ने भी किया, सारों ने, स्लेजिंग तो होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट का ये हुस्न है कि आप ऐसे लगता है जैसे फिर आप जो है ना वो आर्टिफिशियल लग रहे होते हैं, मतलब आप जो है वो मैच खेले, आपने ग्राउंड से बाहर निकल गए। हीट ऑफ द मोमेंट में ये होता है कि यार कम से कम एग्रेशन तो नजर आ रहा होता है, आपको ये इजाजत नहीं होती कि आप राशिद खान के बीच में हुआ है ये जी, डोरकिया और राशिद खान के बीच में डोरकिया ने स्लेजिंग की है। देखें अब उनको भी फाइन हो जाएगा, लेवल 1 ब्रीच हो जाएगा उनका, और उनको भी 50% जुर्माना हो जाएगा मैच फीस का। तो ये चीजें आईसीसी के लिए तो पैसा कमाने के लिए ये चीजें चल रही है, ठीक है। अब प्लेयर जो है ना वो प्लेयर्स, अब बॉलर्स जो हैं वो खास तौर पर एग्रेसिव होते हैं। आपने अक्सर देखा हो बैटर्स बहुत ही कम होते होंगे, गौतम गंभीर टाइप, शाहिद अफरीदी टाइप बैटर्स बहुत कम एग्रेसिव होते हैं। धोनी तो बड़ा काम कूल, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, आप ये नाम है। उसके बाद आप अपने सईद अनवर ले लें, आमिर सुहेल वो लड़े थे 1-2 दफा इंडियंस के साथ, और मिसबाह उल हक ले लें, उमर के फेवरेट मोहम्मद हफीज तो वो तो जी क्या ही बात है। मैं पसंद क्यों है आपको यार? दरअसल जब ये वापस आए, बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये वापस आए 2010 में 18 की एवरेज थी इनकी और 0-50 थी उनकी। फिर 2011 की जनवरी में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली सेंचुरी की, उसके बाद फिर 2011 में हमें इंडिया के खिलाफ मैच भी इन्होंने हरवाया, 40+ भी किया था इन्होंने, हरवाया भी इन्होंने। चले वो तो क्या किया था पता है आपको? क्या खेला? गुलाब पटेल की बॉल पे, हाँ जी, वो क्या थी शॉट, अच्छे भले सेटल थे, बस सेटल थे, अच्छी भली एवरेज जा रही थी। ये बात आपकी जेन्युइन बात है कि उस टाइम पे मैच किसने हरवाया? मोहम्मद हफीज ने। मुझे आज तक वो 2011 का मैच नहीं भूलता, इतवार का दिन था, मैं सामने बैठ के देख रहा था मैच। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल भुवनेश्वर कुमार को जो स्टेप आउट करते हुए जो एक सैटेलाइट, 2019 के वर्ल्ड कप में वो एक टॉन्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छोटी बाउंड्री, बस वो ठीक है, उसको पुल मारने गए हैं, हाथ में रोक के तो उन्होंने कैच पकड़ा दिया। मोहम्मद हफीज ने किया है, कोई बात नहीं। चले अब तो वो रिटायर हो गया ना, छोड़ दे अब, लेकिन प्लेयर तो है ना। ओह माय गॉड, दिस इज नोन एज द क्या कहूँ मैं, फेवरेटिज्म कहूँ या मैं मोहब्बत कहूँ या फैन फॉलोइंग कहूँ, ये होता है, ये यहाँ से शुरू होता है। बाबर किंग तो बाबर ही है, ये चीज है। मैंने ऐसे कहने की नहीं, आपने नहीं किया, मोहम्मद हफीज की तो आप कर रहे हैं ना, इसी तरह से बाबर की भी करते हैं लोग। वो तो रिटायर हो गए, और जिस दौर में मोहम्मद हफीज खेलते थे वैसे भी इतने मुतहरिक नहीं थे कि पैर वाले बाबलात सारे। बाबर की भी, इस बाबर से भी इसी तरह लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हफीज जैसा जो एक क्रिकेटिंग बाइट था ना, वो हम मिस कर रहे हैं। ये मेरी अपनी है। क्या हुआ? क्रिकेटिंग बाइट जो हफीज कहते हैं, लगी थी कोई गिर गया। क्या? कौन गिरा था? क्रिकेटिंग माइंड। अच्छा, क्रिकेटिंग माइंड। मैंने समझा कोई गिर गया। नहीं, हफीज जैसा जो क्रिकेटिंग माइंड था वो ना, उसकी क्रिकेटिंग माइंड उन जैसा कोई नहीं है, वो इसीलिए तो उनको प्रोफेसर कहा जाता है कि बगैर किताब के जो है वो पढ़ी जाते हैं, बोली जाती है। वाह वाह वाह, प्रोफेसर क्यों कहा जाता है? उमर आप चुप क्यों कर गए हैं यार? वो 1 मिनट से पीछे से हिदायत तो नहीं आ रही आप? बस वो चलता रहता है। अच्छा चले, कोई बात नहीं। अच्छा, आज इंडिया और इंग्लैंड, फिर आप क्या कहते हैं? इंडिया और इंग्लैंड, 1 मिनट जरा।
देखिए इंडिया और इंग्लैंड में जो है ओबियसली 60% मुझे इंग्लैंड लग रहा है, लेकिन इंडिया आउट क्लास कर दे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोनों टीमें जो है उनमें कांटेदार मुकाबला होगा, ये तो तय बात है। जॉस बटलर की फॉर्म बेटर करेगी और मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स जो हो गए इंडियन स्पिनर्स को वो अटैक कर सकते हैं, वो उनमें एक वर्व है, वो सारा कुछ है। बटलर वाकई बहुत क्लासी बैट्समैन है, मतलब अच्छा नडर नहीं, आदमी ये है। बटलर की तरफ भी आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि मोहम्मद हफीज प्रोफेसर क्यों कहा जाता है? क्रिकेटिंग माइंड की वजह से, पीएचडी भी की हुई है उन्होंने और ग्रेजुएशन किया हुआ है। नहीं पीएचडी की हुई है उन्होंने। आपके प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने पीएचडी की हुई है, वो डॉक्टर हैं। कहे ना यार उमर, छोड़ दे यार कादिर भाई। देखिए जज्बाती हो जाते हैं, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी देखिए, मैं मोहम्मद हफीज साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ जज्बाती हो जाते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आप जरूर आए। हमारी तरफ से आपको खुली दावत है, क्योंकि हमारे जो होस्ट हैं उमर जाहिर साहब कि आपके इतने फैन है कि इस वक्त उनकी नाक लाल हो गई और आंखों में आंसू आ गए हैं कि क्यों? तो नहीं आए हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे ये बताएं, इन्होंने कल आपको गिफ्ट दिया? कुछ भी नहीं, टॉफी नहीं दी। नहीं वो यार कादिर भाई आगे बैठ जाओ यार। देख लें मेरा, आपके को होस्ट है और उन्होंने गिफ्ट भी नहीं दिया अभी तक। नहीं जनाब, मैं कहती हूँ एक टॉफी, एक ऐसी भी टॉफी है जो 1 रुपए की 2 आती हैं आजकल के जमाने में, वो भी नहीं आई। आजकल के जमाने में 1 रुपए की कोई 2 टॉफी कोई नहीं आती। चले मैंने कह दिया प्रोग्राम आपने वाकई भी नहीं दिया कुछ? नहीं कादिर भाई वो भी आज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं समझ सकता हूँ। नहीं उमर, अब देखें बर्थडे गुजर गई है, अब अगले साल ही नहीं मैं समझ सकता हूँ 27 तारीख। हाँ लेकिन एक चीज जरूर मैंने जो है इनको मैंने दुआएं दी है। और दुआएं मुझे बहुत लोग देते हैं ना, आपस करें दुआएं दी है तो दुआओं पे ऐसी बस डाल। आजकल के दौर में कौन कहता है मीरब के तरक्की करे बंदा? सब कहते हैं जिन्होंने गिफ्ट नहीं देना होता वो यही कहते हैं। अच्छा कादिर, अच्छा मैं अब सवाल करूंगा, ये पेनल्टी पड़ी है आपको, मैं सवाल करूंगा। कादिर भाई मेरी बात सुने। अब आप देखें कि इंडिया ने प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के जो लिच पिच थे, की प्लेयर्स थे, उनको टारगेट करने का एक प्लान बनाया था, ठीक है ना, और वो सफल हुए। और आप देखें जैसे स्टार्क को टारगेट किया, कमिंस को टारगेट किया, हेजलवुड को टारगेट किया। आपको लगता है कि इस अप्रोच के साथ इंडिया दोबारा उतरेगा, टारगेट करेगा बटलर को और जो भी उनके की प्लेयर्स हैं? इंडिया देखें, इंडिया जो है ना उसकी मुझे स्ट्रेटजी एक ये पसंद आई है कि एक तो जब बैटिंग में आती है तो वो ऊपर से समझे कि मार गुटाई वाला सीन है और लाठी चार्ज करते हैं। रोहित शर्मा का ये है कि ऊपर से देखे विराट कोहली आउट हुआ, अर्ली स्टेज में आउट हुआ, लेकिन उनके बैट का रोल गंडासे का रोल प्ले कर रहे थे, उसका बैट नहीं रुका। ठीक है, यही चीज होती है अगले बॉलर्स पर प्रेशर। हालांकि विराट कोहली जैसा प्लेयर जब आपकी टीम में आउट हो जाए तो आप पे तो प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, आएगा कि नहीं? बिल्कुल तो आएगा। फिर आप जो है वो अगर अपना प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तो तब तक उस ओपोनेंट पे कैसे प्रेशर जाएगा? रोहित शर्मा ने वही स्ट्रेटेजी बनाई। बिल्कुल, जब विराट आउट हुआ उसने अपना बैट नहीं रोका, उसने मार दाड़ उसी तरह जारी रखी। फिर सूर्य आया, उसने मार दाड़ उसी तरह जारी रखी। ऋषभ आया, उसने मार दाड़। मतलब ये प्लान होना चाहिए। एक हमारी तरफ बाबर आउट होता है या रिजवान आउट होता है तो अल्लाह के हुक्म से फिर उसके बाद जो है ना हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। अफसोस की बात ये है कि आउट होने वाली बात भी नहीं होती है तो आउट हो जाते हैं। नहीं देखें, आउट जो है वो हो सकता है, आपको लिखवा के थोड़ी लाया कि नहीं, अब होता है ना एक अटैक कर रहे हैं, वो तो सारा कुछ चलता है। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, हम लोग अपने दिल में से डर कब निकालेंगे? हम लोग डरपोक तो कहते हैं कि जी वो बाकी लोग डरपोक हैं, बाकी लोग डरपोक हैं, हम लोग खुद डरपोक हैं। हम लोग जब तक अग्रेसिव नहीं लाएंगे अपने अंदर क्रिकेट तब तक नहीं हम लोग कर सकेंगे सरवाइव। ये मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आप जब आपका मेन प्लेयर आउट होता है तो उसके बाद नीचे से सब डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। आप मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आपने 6 ओवर में 80-90 रन लगाने हैं अब। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप वही आपके अंदर पुरानी दकियानुसी सोच है कि आपने 6 ओवर्स में वही करने हैं जी 40-50 या 30-35 करने हैं। ये भी नहीं हो रहे थे इस बार तो। ये भी नहीं होते तो फिर हमें पहना के भेज दें पैड, हम चले जाते हैं वहां पे खेल लेते हैं, यहाँ आपको खेलवा देते हैं। क्या हो सकता है? आप 2 दिन फीस से क्लासें लेंगे, आप अपने आप को प्रोफेसर समझेंगे। अच्छा आप यकीन करें, मैं वॉक पे जा रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर आप बताना चाह रही हैं कि आप अब कोशिश कर रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, कुछ नौजवान थे बस क्रिकेट खेल रहे थे। तो बहरहाल मैं वहाँ पे रुक गई, मैंने कहा देखे जरा ये कैसे खेलते हैं। उसमें ना उन्होंने एक बॉल की वाइट बॉल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद वो जो बैटर था उसको पता नहीं क्या महसूस हुआ कि उसने एक बॉल नहीं छोड़ी है। और आप यकीन माने मैं देख रही थी कि अगर ये टैलेंट हमारे आम पार्ट्स में है या
मतलब एक एक ऐसी जगह के जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर क्रिकेट हो रही होगी, तो हमारे प्लेयर्स में क्यों नहीं है वो एग्रेसिवनेस और वो सारा कुछ? जिस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते थे, मतलब पीक पे टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे 2007, 8, 9, 10, 11, 12। कहाँ पे? तो सब्जादार में। वाह। तो हम लोगों ने तो खैर लाहौर पूरे में खेली हुई है। और आप ये देखें जो अब मैं आपको शुरू करता हूँ जो अंदरून लाहौर से, जो मिंटो पार्क ग्राउंड थी उसमें मैट लगते होते थे और वहाँ पर जो है वो नेट्स भी थे, वहाँ पर टेप बॉल की और मैट बिछे होते थे और वहाँ पर हार्ड बॉल क्रिकेट हो रही होती थी मिंटो पार्क में। क्या बात और आपकी मैट जो है वो जिस तरह ये मैट लगा है इस तरह इसके साथ साथ 2-2, 3-3 फुट के फासले पर मैट लगे होते थे और इतनी आवाम होती थी। और आप जिसको एक बाल पार्क बना दिया गया है वहाँ पर क्रिकेट खत्म एक, फिर उसके बाद आपकी एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड और ग्रिफन ग्राउंड में मतलब क्रिकेट होती थी वो खत्म, ये आपके मेट्रो ट्रेन ने खत्म कर दी सब कुछ। फिर आपके सब्जादार में होती थी क्रिकेट बहुत अखीर लेवल की। अच्छा, टेप बॉल क्रिकेट में हम ये होता था कि सर्दियों में वहां पर जगह नहीं मिलती थी। क्या बात है। सड़क पे, सड़क की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, सड़क पे खेलने की जगह नहीं मिलती थी और वहां पे 3-3, 4-4 बजे लोग सर्दियों में जाकर आग जलाते थे और वहां पर बैठ के अपनी विकेट लगा देते थे। क्या बात है। ठीक है, आज भी गर्मियों में मतलब सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वहां पर पहुंचे होते हैं लोग और वहां पर अपनी विकेट्स लगा देते हैं। क्या बात। तो इस तरह ये टैलेंट वेस्ट होता है आपका। आपके टेप बॉल में ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जिनको आज हार्ड बॉल में शामिल करें तो वो इनसे अच्छा खेल। सही बात है। मुख्तलिफ ऐसे नाम हैं। बाबा क्रिकेट ग्राउंड में खेले? जी बिल्कुल खेले हैं, सेक्रेटेरिएट की बैक साइड पे जो बाबा ग्राउंड थी उधर हम बहुत, मेरा स्कूल था सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल, तो हम लोग वहां से फ्री होके यहाँ तो नासिर बाग में खेलते थे तो यहाँ फिर बाबा ग्राउंड में खेलते थे। क्या बात है। तो हम लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से हर जगह खेली हुई है। अच्छा, ये मुझे उड़ती उड़ती आवाज आ रही है कि आप लास्ट अपना वो सब्जादार वाला मैच जीते भी थे? हाँ, सब्जादार वाला हम लोग मैच जीते थे। हम लोग समा को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो अचानक जो है वो फिर बारिशें शुरू हो गई। अभी वो पोस्टपोन हुआ है, अभी इंशाल्लाह वो टूर्नामेंट का आगाज दोबारा करवाते हैं। तो वो हम एक मैच खेले थे, एक मैच जीत गए थे। क्या बात। तो अभी देखिए टेप बॉल जो है वो अब हम नहीं छोड़ सकते। क्रिकेट बॉल जो है वो अब आती है सीजन के सीजन। अभी गर्मी बहुत है और शदीद गर्मी है। अभी लास्ट संडे हम लोग मैच खेले तो लग समझ गई है, फिर उसके बाद मेरे का प्रोग्राम में आना तो लोग ये ना समझे काला हो गया। अच्छा, खैर देखिए एग्जैक्टली यही बात है कि आप कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस आपको उसको ढूंढना है और निखारना है, क्योंकि यही एक मुझे यही लगता तो मसला है कि ढूंढना किसने है। यही तो मसला है एग्जैक्टली कि मतलब आप हफीज को मौका दे दे यार। हफीज को मौका दे के ना हमने ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट देख लिए हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट उन्होंने टेस्ट में लानी चाहिए थी ना, हफीज बॉल के नाम से। एक बेसबॉल थी ना, एक हफीज बॉल ला रहे थे वो लॉस हो जाती अगर ना हटाया गया। जी मॉडर्न डे क्रिकेट लाए हैं ना तो आपके सामने रिजल्ट थे। अच्छा उमर, आपको दुख हुआ था जब मोहम्मद हफीज साहब को हटाया गया? मतलब देखिए जब वो रिटायर हुए थे तब भी दुख हुआ था, लेकिन अब छोड़ दे रहा। हटाया था वो खबर भी मैंने दी थी, आपको पता? बस आपसे तो बाद में मिलेंगे शो के बाद। आप बड़े खुश हुए होंगे उस वक्त। अच्छा कादिर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी कि सिलेक्ट करना किसने है और क्या हो सकता है, तो सिलेक्शन से मुझे वहाब रियाज याद आ गए। तो वहाब रियाज ने भी जो है वो एक आंसर दिया है उन्हें मुबशर लुकमान का। मेरे ख्याल से 50 करोड़ का जुर्माना आयद किया उन्होंने। फिर इसके अलावा अजहर महमूद साहब समेत जितने भी लोग थे उसमें सब उनको कह रहे। तो मुबशर लुकमान तो बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। देखिए ये फिर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बिल्कुल। आपको मुंह से अल्फाज निकालने से पहले ये सोचना चाहिए था कि आप किसी के मरहूम वालिद के बारे में मैं ये एविडेंस के बगैर कर रहा हूँ। हाँ। और अगर उनके पास एविडेंस है तो अच्छी बात है, वो बच जाएंगे। और अगर नहीं एविडेंस तो फिर आपस में मेल जोल होगा, कुछ बैठकें होंगी और आई थिंक सो कि वो माफ़ी मांगेंगे, यही हो सकेगा। मतलब 1 अरब का बाबर ने डाल दिया, 50 करोड़ का इन्होंने डाल दिया, 1.5 अरब रुपया हो गया। तो मुझे लगता है कि जहाज़ के पहिए पुए भी बिकने वाले। तो इस वजह से मुबशर लुकमान साहब को थोड़ा सा देखना चाहिए था कि ये मतलब इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आपकी अपनी टीम है, आपके अपने लोग हैं, हमें देखें बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल। हमें अगर इंडियन मीडिया कहता ये इल्ज़ाम लगाता तो समझ में भी आता था। कम से कम हम लोगों ने आपको देख के स्टार्ट किया। मतलब आप लोग थे, हामिद मीर साहब थे, मुख्तलिफ एंकर्स हैं, हमने देखा आप लोगों को और हम लोग बचपन से ये देखते आ रहे हैं चीज़ें आप लोगों को। लेकिन आप लोग ही अगर ये एग्जाम्पल सेट करेंगे
तो फिर आने वाली नस्ल जो है, आने वाली जो लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे? या आप लोगों से लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लोग तो यही कहेंगे ये किसी का भी जो है वो इज्जत उछाल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा देखभाल के बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए। और आपको चाहिए था कि आपके पास अगर सबूत नहीं है तो आप ये इल्जाम ही ना लगाते, आप इस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक में बैशिंग करते, शायद आपको व्यूज मिल जाते, आपको लोग पसंद भी करते। बिल्कुल सही बात है। आप उनकी परफॉर्मेंस पर बात करें। आप देखें दोबारा लाइमलाइट में अपने आप को लाने के लिए ऐसा लाइमलाइट में आए हैं कि ना लाइट रही है ना लाइम रही है। चले लाइट रहे ना रहे, लेकिन मोहम्मद अबी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि 2004 से उमर को बड़ी चिढ़ होती है। हम पॉलिटिक्स की कोई बात करते हैं ना, या हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्रिकेट के ऊपर देते हैं। भी एक दी ना स्टेटमेंट, अंदर की खबर दी ना, मतलब जो एक चीज हम लोग ब्रेक करते रहे, उस पे वो शिकायतें लगाते रहे और बुरा बनाते रहे मोहम्मद हफीज कि जी $500 जुर्माना करेंगे जो सो रहा होगा। अब अपने मुंह से गैर मुल्की क्रिकेटर्स को एक शो में, निजी शो में वो बोल पड़े हैं और अपने ड्रेसिंग रूम की खबरें बता रहे हैं। तो क्या अपने मुंह से जायज है बताना? आप साबिक हेड कोच रह चुके हैं कौमी टीम के, ठीक है, आप टीम डायरेक्टर रह चुके हैं कौमी टीम के, लेकिन आपको इतना नहीं ख्याल कि आप अपने मुंह से ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और किसी के लिए भी कितना आसान होगा कि मतलब वो आइंदा के बाद तो फिर इनको मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवाया जाएगा कि आप लोग जब छोड़ के जाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने कौमी टीम की कोई खबर कहीं बाहर बतानी नहीं है। ज्यादती है। अच्छा, मोहम्मद अबी पे आ जाते हैं। तो यार देखे, मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हफीज साहब को, अगर वो सुन रहे हैं आपको वैसे ही उनसे मिलवा देंगे इंशाल्लाह ताला। आपको सामने आमने सामने नहीं जी, मोहम्मद हफीज साहब को खुली दावत है हमारी तरफ से, समा टीवी की तरफ से, कि आप हमारे शो जोर का जोड़ में अपनी शमूलियत प्लीज़ हमारे साथ शामिल हों। हमारे एक अदद को होस्ट हैं उमर जाहिर साहब, ये आपके बहुत तहे दिल से आपके फ़ैन है कि हम आपके बारे में हकाइक भी बोल रहे होते हैं तो वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात है न्यूट्रल होना पड़ेगा। मैं बात तो ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और मेरे जो हार्ट की जो क्रिकेट बुक है उसमें ये नक्श है। क्या बात है। लेकिन मसला ये है कि जो बात फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, वो बिल्कुल सही है। हर बंदे में कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं और अब उसको बांटते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो है मतलब वो उसको बिल्कुल ही नापसंद कर लो बंदे को। ठीक है, मोहम्मद हफीज की खिदमत है, इस तरह इस बाप की एक सर्विसेज है जो उन्होंने निभाई है। वो जो स्टेटमेंट पता नहीं किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने दी, मोहम्मद अबी पे वापस आते हैं। वो अच्छा कहते हैं, हम उनको मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा आगे गुफ्तगू साथ ही कोई बात नहीं भी बोल दिया, हम उन्हें मानते हैं लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंजमाम साहब की भी बहुत हमारे लिए खिदमत है। बिल्कुल हैं उमर, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर द फैन ऑफ मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक का जिस तरह से आप नाम लेते हैं, अच्छी बात है। देखें, असल में ये होता है कि जो फैंस होते हैं वो जब देखते हैं तो वो उसके अंदर लॉस्ट हो जाते हैं उस स्क्रीन के अंदर, तो उनकी एक इंस्पिरेशन होती है और वो ऐसी इंस्पिरेशन सेट हो जाती है कि फिर वो चेंज नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के क्रिकेट को मतलब ये 2010s में बहुत गहराई के साथ देखा है, और पाकिस्तान के क्रिकेट जो है 3-4 लोगों के 2010 में 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जो टीम। कितने साल के थे? काफी छोटे होंगे आप तो। उमर ने 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में उमर ने डेब्यू नहीं किया था। इन्होंने आर्टिकल लिखा था हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान क्रिकेट, वाह, और वो आज भी अवेलेबल है इंटरनेट पर। अच्छा, आज भी अवेलेबल है एक वेबसाइट पर, एक मतलब बहुत मशहूर वेबसाइट है। तो आप मेरे ख्याल में 10 साल के होंगे। 13 साल, 12 और 13 के बीच में, 2010 में। हाँ। तो आप देखें कि उनका जज्बा किस कदर होगा कि एक 13 साल का बच्चा एक ऐसा आर्टिकल लिख रहा है जो पब्लिश हुआ है और वो आज भी मौजूद है। दरअसल ना उस वक्त पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई थी। 2009 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी और साउथ अफ्रीका को वो फिर अल्टीमेटली मिल गए वो राइट के। उमर, आज आपको पूरी किताब लिखनी चाहिए फिर 100 कागजात की के हाउ टू इंप्रूव पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर क्लब लेवल क्रिकेट हो रही थी। अफगानिस्तान यूथ क्लब आता था और मोइन खान की क्रिकेट अकेडमी या रमजान टूर्नामेंट होते थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वगैरह। वो एक हमारे लिए एंटरटेनमेंट, एग्जैक्टली वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट होती थी, सारा कुछ होता था। और उस दौरान पाकिस्तान के क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा सवाल का शिकार। खेलते थे कि नहीं खेलते? जी, खुद खेलते थे। खुद खेलता था, लेकिन मसला ये था कि क्योंकि इंट्रोवर्ट नेचर थी मेरी, तो गली मोहल्ले में अगर कोई खिलाता था तो कभी खिला ली, अगर खिला ली तो मैं रन आउट बड़े अच्छे करता था, लेग स्पिन अच्छी करता था। जब बैटिंग नहीं अच्छी करते? बैटिंग में मेरी इतनी प्रायोरिटी रही नहीं थी, लेग स्पिन रही थी। तो फिर आपको हफीज क्यों पसंद आए?
क्योंकि हफीज जो है एक स्टाइल जो उनका था ना, जिस तरह से वो कागो को बैठ करके एक टेक्निक के साथ खेलते थे, गैपों पे खेलते थे। क्या स्टाइल था? बस एक प्लेयर होता है ना आपका, अहमद शहजाद से अच्छा स्टाइल था उनका बैटिंग का। अहमद शहजाद तो एक अलग स्टाइल है ना, एग्रेसिव प्लेयर है। हफीज क्या करते थे कि टाइप के चुप करते थे। ओवर द ईयर्स हफीज ने अपने आप को अपग्रेड किया, जो मैं पर्सनली मैं फील करता हूँ कि उन्होंने एक टाइम लिया। शुरू में वो एक आधी अच्छी शॉट खेलते थे, आउट हो जाते थे। 2003 में उन्होंने डेब्यू किया, फिर 2006 में उनको इंग्लैंड में लेके गए, ब्रिस्टॉल में, और वो उस मेंबर का हिस्सा थे, उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पहला डेब्यू मैच खेला T20 में इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें साजिद महमूद वगैरह भी थे इंग्लैंड के लिए। तो फिर उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप में खेले, लेकिन इट वॉज अ डिबैकल फॉर पाकिस्तान। हम किस तरह से हम जो है बाहर हुए वो आपके सामने ये सारा कुछ। फिर 2010 में उनकी वापसी हुई थी वर्ल्ड T20 वेस्ट इंडीज़ में, और उसमें भी कोई इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हफीज। तो फिर आप क्यों लेजेंड समझ? तो उसके बाद 2010 में आप खुद बता रहे हैं कि उन्होंने शुरू के 4 साल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। शुरू किया ना कादिर भाई, अगर अच्छा। इस पे हफीज पे बात हुई है अगर, तो 2010 में फिर इंग्लैंड का टूर जब हुआ वाइट बॉल उधर मरवाया, उसमें 2011 में हमें इंडिया में मरवाया। अच्छा बता, लेकिन नहीं 2012 में एशिया कप में जो है नासिर जमशेद के साथ जो है रिकॉर्ड पार्टनरशिप की इंडिया 12 से उनकी अच्छी फॉर्म शुरू हुई, फिर उन्होंने प्रूव किया। और मैं समझता हूँ कि इतने साल चांस मुझे मिलेंगे ना, मैं भी इंप्रूव कर जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको बड़े ऐसे चांसेस मिले। किसको मिले? मोहम्मद शमी 7 साल किसको चांस मिला है मुझे ये बताओ। इफ्तिखार अहमद की भी बात ऐसा थोड़ी होता है कि यार मोहम्मद शमी नहीं, आप मोहम्मद शमी को आप ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें। मोहम्मद शमी की बहुत परफॉर्मेंसेज है, वो शुएब अख्तर के बाद पाकिस्तान का दूसरा फास्ट बॉलर था। जो हालांकि वो उस टाइम पे वो कंसीडर करते थे कि शुएब अख्तर जैसा ही लेवल का है, तेज लेवल तो शुएब अख्तर का ऑब्वियसली हाई था, लेकिन पेसी थे। अख्तर के बाद आप कह सकते हैं कि पेसी बॉलर थे, लेकिन एक मसला जो मैं समझता हूँ कंट्रोल का था उनका, जिस तरह मोहम्मद हसनैन का। मोहम्मद हसनैन क्या ऑब्वियसली। अच्छा, इफ्तिखार अहमद को भी बड़े वैसे मौके मिलते हैं, और इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करते तो हैं बचपन से मौके मिल रहे हैं उनको हम किधर अभी तो जवान है वो। अच्छा, वैसे थोड़ी सी जीदा गुफ्तगू कर लेते हैं शान मसूद के बारे में, कि शान मसूद जो है यॉर्कशायर के कप्तान है आजकल, आपको पता है काउंटी में भी जिस तरह वो खेल रहे हैं, और उन्होंने अभी 61 स्कोर किया 41 बॉलों में। डेविड मिलान जैसे प्लेयर उनकी क़यादत में खेल रहे हैं, तो क्या हम लोग जो है क्यों उनको इग्नोर कर रहे हैं? क्यों नहीं? शान मसूद को ना हमने अंडररेट किया है हमेशा। ठीक है, शान मसूद एक तो पढ़ा लिखा है, एग्जैक्टली, उसको समझ बूझ है, वेरी राइट, और पैदा कुवैत सिटी में हुए। ठीक है, उसके बाद उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे घराने से, मतलब उनका बोलचाल आप कभी उनसे मिल लेना, इंसान की ना गुफ्तगू से वो उसकी शख्सियत पहचानी जाती है। सही बात है। आप उससे एक दफ़ा मिल के बातचीत करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। मैं उनका बहुत बड़ा नाक़िद था किसी दौर में। वाह। ठीक है, जब आप इंसान किसी से मिलता है, उसका अखलाक देखता है, उसको जांचता है, परखता है, तो तब उसकी असलियत सामने आती है। और वो बहुत हम्बल आदमी, डाउन टू अर्थ लड़का है, और वो पाकिस्तान के साथ इस टाइम पे सबसे ज्यादा आई थिंक इन क्रिकेटर्स में से लॉयल होगा। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, और क्रिकेट नॉलेज भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है और उसको किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। आपको याद है मेरे साथ इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू किया था PSL में उनका। ठीक है, तो मैंने उनको पूछा था, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको कप्तानी मिले T20 की, तो उन्होंने कहा कि बाबर हमारा कप्तान है और हम उसकी कप्तानी में खेलते भी शेयर करते रहे चाहिए उसके बाद। ठीक है, हाँ, वो हम लोग जो है वो हम लोग उनकी कप्तानी में खेलते रहेंगे, ये उन्होंने बोला हुआ है बाकायदा तौर पे। तो उसमें आप इंटरव्यू में सुनेंगे ना, तो वो उन्होंने बाबर की बहुत तारीफ़ की है कि बाबर किंग है, बाबर हमारा दोस्त है, भाई है, हम लोग उसकी कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हैं और हमने कभी कप्तानी का नहीं सोचा। जी। तो ये चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं। शान मसूद की परफॉर्मेंसेस भी बड़ी ज्यादा रही है। परफॉर्मेंस PSL में देख लें आप 2022 में वर्ल्ड कप में देख लें, उसको T20 में कंसीडर नहीं किया जाता। सॉरी मैं आपकी बात कर, T20 में उनको कंसीडर नहीं किया जाता था उमर। ठीक है ना, हम लोग समझ रहे हैं T20 में जो है ना वो ये क्या करेगा। 2022 में सब आउट हो जाते थे, सब जो है वो रन नहीं करते थे, शान बचाता था। बिल्कुल सही बात। कुछ मैचेस में आपको हारिस ने बचाया, आखिरी 2-3 मैचेस में आपको हारिस ने बचाया। आप जो है वो आबिर जबाल ने भी उसमें परफॉर्म किया था एक आधे मैच में, आई डू रिमेंबर दैट, वो सीरीज जो थी। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज थी ना। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में T20 में भी आबिर जबाल खेले थे, वो होम सीरीज एक आधा मैच। हाँ, होम सीरीज में खेले थे। हाँ। लेकिन शान मसूद को हमें देखें, बड़ा अच्छा एक बैट्समैन है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एक साख्त है, और उनके पास
समझें कि उनको अगर आप बैक करें, सपोर्ट करें, तो वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखें कि उन्होंने अपने आप को कितना बेहतर किया टेस्ट क्रिकेट में। कादिर भाई 2015 में यूनुस खान के साथ पार्टनरशिप की थी और 300 प्लस रन किया था आपने, पहली बार किया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, उसके पास एबिलिटी है। लोग जो है ना देखें, ये बड़ा आसान होता है किसी पे भी तोहमत लगाना, ये इसका रिश्तेदार है, इसके वाले साहब ने इसको बैक किया, या इसके वाले साहब ने नजब सेठी को कहा तो ये कप्तान बन गया। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब शान मसूद के वालिद ने अगर बिल फर्ज कहा भी हो तो यही कहा होगा कि लड़के को देख लें। सही बात है। जो कोई भी हो, मतलब अगर मेरा बेटा हो या किसी का भी हो, बाबर के वालिद ने भी कहा होगा कई कोचिस को कि इस पे नजर रखें, जरा इस पे नजर देख लें एक दफा। ऐसे ही होता है ना, किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती मोहर थोड़ी लगवानी होती है कि इसको कप्तान बनाएं, इसको टीम में रखें। वो अपनी परफॉर्मेंस से आया ना भाई, खुद ही करनी पड़ती है। तो फिर आजम खान के बारे में क्या ख्याल है आपको? नो कमेंट्स। अच्छा चलें, खैर पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर कौन सा है इस वक्त आप? आजम खान। उनके अलावा देखे कौन है? रिजवान है, नहीं एक तो हारिस है, हसीबुल्ला भी कर लेता है, और इमामुल हक भी कर लेते हैं कभी। अच्छा, मैं लिटरली मुझे अभी बाबर भी कर लेते हैं विकेट कीपिंग, पता है? वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त खानदान में वो है ना हिस्ट्री रिच। सरफराज अहमद और उसके बाद उमर अकमल, मुझे लगता है इनके बाद मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं भी, थी भी, लेकिन इसके अलावा मुश्किल है कि आप देखें कि विकेट कीपर कौन हो सकता है। हसीबुल्ला के ऊपर अगर काम किया जाए तो वो भी एक बेहतरीन विकेट कीपर हो सकते हैं। मसला ये है कि हम लोग मौके देते नहीं हैं, हम चांसेस देते नहीं हैं, हम किसी को थोड़ा सा आजमा कर वापस कर लेते हैं। अच्छा, ये खेला नहीं खेला निकाल दो। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस किया ना, इंडिया ने उन्होंने पूरे आईपीएल की जो क्रीम है उसको टीम में शामिल किया। क्या बात, सही बात, ठीक है। अब उनका आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है ना वो पीएसएल से थोड़ा सा बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको माननी होगी हकीकत, ये तल्ख हकीकत है, हमने इसको एक्सेप्ट करना है जो चीज नजर आती है। अब आईपीएल में क्या होता है सॉरी, आईपीएल में क्या होता है कि आईपीएल में पूरी दुनिया के प्लेयर्स आगे खेल रहे होते हैं और लेवल के प्लेयर्स आगे खेल रहे होते हैं, ठीक है। और वहां से उनकी परफॉर्मेंस देना, आप दुबे जो निकले हैं वो प्रेशर में है थोड़ा सा इस टाइम, नहीं तो वो अगर वो खुल के खेलें, उनकी जो गेम है वो आपने आईपीएल में देखी है। ऋषभ पंत उन्होंने तो खैर परफॉर्मेंसेस वैसे भी टेस्ट में दी हैं और मैचेस भी जितवाए हैं इंडिया को सिंगल हैंडेडली। तो आप देखें कि ये अब जो इंडिया का स्क्वाड है जिसमें सारे नए लड़के हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई आपके ऊपर जो है वो इंडिया की शर्ट का लोगो लग गया है, आपको शर्ट मिल गई है, आपका नाम लिखा जाएगा अब इंटरनेशनल क्रिकेटर में। क्या बात, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आप देखें लॉन्ग टर्म के साथ साथ उन्होंने अपनी 3-4 टीमें डेवलप की, बेंच तैयार है उनका, ठीक है। 2-2 टेस्ट की होंगी, 2 T20 की होंगी, वनडे की भी 2 टीमें होंगी। उनके पास इतनी लॉट है इस टाइम पे, 1.25 अरब की आबादी है, लेकिन उस टैलेंट भी उसी हिसाब से वो उसको ऑब्लाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे कहें जी कि स्पिनर चाहिए तो हैरानगी हो जाती है। यहाँ पे जो है वो सांप सूख जाते हैं लोगों को कि स्पिनर कितने, यहाँ पर जबरदस्ती स्पिनर बना दिया जाता है किसी को। मतलब जो लोग पीसीबी में बैठे हैं ना स्टैट्स के ऊपर, या पीसीबी में बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, कसम से हम लोगों को बैठा दें अगर सिलेक्शन कमेटी में, हम लोग आपको बता देंगे डोमेस्टिक के कौन से लड़के को एक महीने बैठा दे, सैलरी भी ना दे, सैलरी 1 महीना बैठा दें, रिजल्ट्स आए तो ठीक है सैलरी दे दें, ना आए तो उमर साहब फिर हम इधर हैं। यकीन करें ये एक अफसोस की बात है, इस पर बहुत लोगों ने बात भी की थी, लेकिन एक अफसोस की बात है कि आप इमाद वसीम को लेकर आ रहे हैं वापस, जबकि आप देखें तो सही कि आपके पास मैं इस हक में नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं इस हक में नहीं हूँ। मोहसिन नकवी साहब को भी रिक्वेस्ट है, मैं इस हक में नहीं हूँ कि साबिक क्रिकेटर्स को आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएं। जब तक साबिक क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में बैठे रहेंगे वो अपनी पसंद नापसंद अना के न्यूट्रल बंदे बैठाएं जो सिर्फ स्टैट्स पे देखे काम, जो उनकी परफॉर्मेंस बेस पे लेकर आए। यार मुझे आपको भी बैठा देंगे ना, मैं एक चार्ट खोलूंगा ना, मैं देखूंगा कि भाई इसकी डोमेस्टिक की लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसको मैच करूंगा। बड़ा आसान है ये चीजें निकालना, मैं भी पेजेस वगैरह पे लिख लूंगा सारी चीजें, बड़ी आसान है उमर ये चीजें निकालना, आपको जज करना बड़ा आसान है। मुनासिब नहीं है, देखिए अगर क्या मुनासिब नहीं है, कोई भी क्रिकेटर ही नहीं होगा अगर उसके अंदर तो क्रिकेटर हैं तो ये रिजल्ट आ रहे हैं ना आपके पास, लेकिन उसके साथ और भी लोग हैं ना। ओ भाई ये एक चीफ सिलेक्टर लगा दो क्रिकेटर,
बाकी लोग इंडिपेंडेंट कमेटी बना दो, ठीक है, इंडिपेंडेंट कमेटी बना दो, वो अपने रिजल्ट्स आपको चीफ सिलेक्टर को दे। अब ये क्रिकेटर क्या करते हैं, ये माजरत के साथ जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, ये जो साबिक क्रिकेटर्स हो चुके हैं, या फीस टाइप के या अब्दुल रज़ाक या दूसरे लोग, ये लोग ना नापरस्ती में आ जाते हैं, ये अपनी पसंद नापसंद के चक्रों में आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट ऐसे कर रही है जैसे यहाँ पर जो है ना किसी को MNA बनाना हो, 3 वोट उसके हैं, 3 वोट उसके हैं। अब शादाब खान के 3-3 वोट के साथ लेवल हुआ, 7 में बने, मतलब वोटिंग करवाएगी। यार ये आप वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट कर रहे हो कि आप क्या मतलब गली मोहल्ले का प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये समझने की जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर हम लोग देखें ना हमारे हमसायों में किस तरह से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो एक बड़ा वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। खैर, हमारा वी हैव टू रैप अप द शो नाउ। कादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उमर और मैंने यकीनन आपको बोर नहीं होने दिया होगा, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हमने की है इससे पहले भी और कादिर के साथ भी। मैच होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, और देखना ये है कि इंग्लैंड इंडिया का मुकाबला कर पाता है या नहीं, बिकॉज बारिश तो नहीं होती है, भी देखना पड़ेगा। बारिश का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है इसके अंदर। अगर बारिश हो जाती है तो ज़्यादा एज इंडिया को मिलता है उसका, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि आज उन्हें प्रूव करना है कि वो क्या इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज इंडिया अपनी एक विनिंग स्ट्रीक के साथ चल रहा है और इंडिया बहुत डेफिनेटली इंडिया का फोकस होगा कि उनको फाइनल्स में जाना है और उनको फाइनल्स जीतना है। तो ये जो यहाँ तक आ जाता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि फिर अब वो फाइनल्स में भी जाए और फाइनल्स जीते। सो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच टुडे। देखना ये है कि क्या होता है। आपको ज्वाइन करेंगे हम 8 PM, हम आपके साथ फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे यकीनन टॉस के बारे में और क्या हो रहा है मैच में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आपको 9:30 PM हम ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ कादिर होंगे, हाफिज़ साहब होंगे, प्रॉबली जितने भी हम चाहेंगे कि हम अपनी गुफ्तगू को इंटरेस्टिंग बना सकें हम बनाएंगे, बिकॉज आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर यकीनन हम फाइनल्स की बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए मुझे और उमर को, कादिर को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।